टेलीग्राम का ही ना अच्छा है, कभी भी ज्वाइन करें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप में ये सुविधा नहीं है। चलिए, ये है अप्रैल का और फेब का, और मार्च का भी कुछ है। जनवरी का तो पिछले बार हुआ था शायद, पिछले बार जनवरी का हुआ था ना। हम क्या कर रहे हैं, डे बाई डे लेके चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन काम चलेगा। हाँ, डे बाई डे ही कंबाइंड कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज डे बाई डे का है ना उसी को। जैसे विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला, विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस संदर्भ में दिया जाता है तो सब पता ही होगा, क्रिकेट के अगर फैन होंगे तो। पिछला बार एक भारतीय महिला को भी शामिल किया गया था, हरमनप्रीत कौर को। इस बार ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन का ही धमक यहाँ पर दिखाई देता है। इंडियन भी है कौन? हाँ, ब्रिटेन। अच्छा, ब्रिटेन और इंग्लैंड में तो ये 5 हैं द 5 विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो आप सामने देख रहे हैं। मिचेल मार्श स्टॉक है, उस्मान ख्वाजा है और एसएल गार्डनर है। ये तीनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर से 3 ऑस्ट्रेलिया के हैं और 2 हैरी ब्रूक और मार्क वुड, ये दोनों इंग्लैंड के हैं। तो 5 विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं। ये 5 अलग से हैं। मेन 2 एक किनको मिला है, पीट कमिंस को मिला है। आगे बढ़ते हैं। जो पुरुष में मिला है वो पीट कमिंस को मिला है, और लीजिए, हाँ, पीट कमिंस को मिला है। और एक और है महिला खिलाड़ी नेट साइवर ब्रंट, उनको दिया गया है। अभी जो भारत में हुआ था खेल, उसके कारण विजडम प्लेयर ऑफ द ईयर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को शामिल किया गया है। लेकिन जो ये पीट कमिंस है, उन्होंने एसेज में अच्छा प्रदर्शन किया था, इसके कारण उनको दिया गया। एक और है माइकल क्लार्क, ये पहले ऐसे ऑस्ट्रेलियाई बने हैं जिनको, किनके बाद तो माइकल क्लार्क के बाद कमिंस ऐसे पहले खिलाड़ी बने हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। दूसरा में, हाँ। तो अभी हम लोग देखें, मेंस में पैट कमिंस को मिला ऑस्ट्रेलिया का, वुमेन्स में नेट स्कोर ब्रांड को मिला है। ये 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी 5 और पूछ सकता है जिनको विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो कौन है, ऊपर देख लिए, हैरी ब्रूक है, मार्क वुड है। 2 प्लेयर हैं जो इंग्लैंड के हैं। एक मिनट, 5 तो 7 प्लेयर का नाम याद रखना है, मिचेल स्टॉक, ख्वाजा और गार्डनर। ये तीनों ऑस्ट्रेलिया के हैं, 2 इंग्लैंड के हैं, हैरी ब्रूक और मार्क वुड, और नीचे हैं पीट कमिंस और हैं साइबर ब्रंट। वोमेन्स में मिला है साइबर ब्रंट को, मेंस में मिला है पीट कमिंस को, और 5 क्रिकेटर को मिला है विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो ये टोटल मिलकर 7 हैं जो आपको याद रखना है। फिर से कह देते हैं, विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर में 5 टॉप 5 कौन है, तो टॉप 5 ये हैं, मिचेल स्टार्क, ख्वाजा और गार्डनर, और नीचे ब्रूक और वुड। और अगर मेंस से पूछा जाए तब कौन है, पीट कमिंस है। वुमेन से पूछा जाए तब कौन है, नेट साइबर ब्रंट है। तो ये 5 तो 7 नाम है जो आपको याद रखना है विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अच्छा, क्या ये सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटरों को दिया जाता है? नहीं, ये दुनिया के हर तरह के प्लेयर को दिया जाता है जो क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक, इसका शुभारंभ कब हुआ है तो ये भी जान लीजिए। एक मिनट, हाँ, इसका शुभारंभ हुआ है 1889 में। 1889 में विजडम क्रिकेटर अलमार्क पत्रिका, जो क्रिकेट का सबसे सम्मानित पत्रिका कहा जाता है। क्रिकेट में अगर सबसे पॉपुलर आप पत्रिका का नाम लेंगे तो वो इसी का नाम है, विजडम अलमार्क पत्रिका का नाम आता है। ठीक, कहते हैं इसको क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है। तो विजडम क्रिकेटर को जो पत्रिका उसको क्या कहा जाता है, क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है। तो 5 नाम जो विजडम क्रिकेटर ऑफ द प्लेयर के नाम से दिया गया, एक मेंस में दिया गया और एक वुमेन्स में दिया गया। ठीक है, क्रिकेट का बाइबल, विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर। लास्ट क्लास में शायद इसके बारे में बात किए थे। कुवैत में अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, ये तीनों देश गल्फ कंट्री में खूब चर्चा में रहता है। कुवैत इसलिए भी चर्चा में रहता है क्योंकि यूएई और सऊदी अरबिया के थोड़ा भिन्न विचारधारा रखता है, ईरान के थोड़ा ज्यादा सपोर्ट में रहता है।
तो देखे होंगे बीच में कुवैत पर चढ़ाई करने के बारे में खबर आ रहा था न्यूज़पेपर में। तो यहाँ प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ज्यादा इस पे नहीं जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये हो सकता है क्योंकि आजकल छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है। तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो पहला बात तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है, फर्स्ट फैक्ट। दूसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है इसका? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? द इक्विटल एक्सेस फॉर ऑल रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो थीम आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन थीम वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का है। तो आप अगर इतना भी याद रखते हैं तो शायद काम चल जाए। इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल मतलब सभी तक पहुंच स्थापित करना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य वही होगा, हीमोफीलिया और अन्य वंशानुगत जो रक्त ब्लीडिंग रिलेटेड विकार है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना, उस बीमारी को दूर करना। तो हीमोफीलिया ब्लीडिंग से जुड़ा हुआ मैटर है, तो इसको दूर करने का यह प्रयास है जो कब होता है? 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल। ठीक, कहते हैं यह पहली बार 1989 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा मनाया गया था और उसी दिन से 17 अप्रैल को यह डे हर साल मनाया जाता है। ठीक है, कहते हैं और कौन सा डे है जो अप्रैल में मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को बी.आर. अम्बेडकर स्मरण दिवस मनाया जाता है और 15 अप्रैल को विश्व हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो अप्रैल में कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, तो उसमें 17 अप्रैल है जो किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। दूसरा, इसका थीम क्या है? तो इक्विटेबल एक्सेसिबल फॉर ऑल। बाकी आप बाद में याद नहीं रखें, इतना याद रहेगा तो कम थीम आपको मिल जाएगा वहां से, क्योंकि पूरा याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 2023 की विश्व की सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की बात कही गई है। एक ही साल हमको याद है जब IGI 3 को टॉप 3 में शामिल किया गया था। इस बार तो नहीं है, इस बार नहीं है। कहता है इस बार विश्व का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट जो है अटलांटा USA का है। अटलांटा एयरपोर्ट है जो USA का है और IGI के नंबर पर आता है 10वें नंबर पर आता है। तो दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की बात किया जाए तो 10वें नंबर पर IGI 3 आता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ दिया जा सकता है, IGI 2 भी दिया जा सकता है, IGI 1 भी दिया जा सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। दिल्ली में 3 टर्मिनल है, IGI 3 सबसे नवीनतम टर्मिनल है जिसको GMR ग्रुप ने तैयार किया है, पता होगा, देखे होंगे तो। ठीक, कहता है 2023 में इसका स्थान 9वां था, लेकिन इस बार इसका स्थान कितना हो गया है? 10वां हो गया है। ठीक, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की बात किया जाए, स्थान स्थापित हुआ है 1991 में, क्यूबेक कनाडा में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन हो गया हमारे पास? अटलांटा एयरपोर्ट जो है वो USA का है सबसे व्यस्तम। और भारत का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन सा है? IGI 3 है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर इजराइल पर ईरान ने 300 मिसाइल के आसपास मिसाइल और ड्रोन फेंक मारा कि भैया तुम भी हमको सीरिया में उनके दूतावास के नजदीक उनके हेड कमांडर को मार दिए थे इजराइल वाले का अच्छा है, कोई और रोकने वाला नहीं है उनको। खैर जो भी हो, तो इन्होंने ईरानी हमले को रोकने के लिए इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम रखा आयरन शील्ड। अब आयरन शील्ड मतलब क्या हुआ कि ये इजराइल है तो इसको ऊपर से कवर कर दिया गया। और आपको पता है 3-4 प्रकार का ये शील्ड रखते हैं अपने पास ये। हाँ, क्या बोल दिए? कवर करने का मतलब है कि इस एरिया में कोई भी ड्रोन और मिसाइल आके हमला नहीं कर सकता। हाँ, वो सब एक सेपरेट वीडियो में पढ़ लेंगे। मतलब आयरन डोम सबसे चर्चा में रहता है। हाँ क्या, हाँ बात है कि इजराइल को जब आप नक्शे पर देखिएगा ना तो उसका कुछ क्षेत्र है जो घना आबादी वाला क्षेत्र है, बाकी क्षेत्र है जो रेगिस्तानी एरिया है। तो आयरन डोम या जो भी सुरक्षा शील्ड का प्रयोग ये करते हैं, ये विशेष एरिया में ही स्थापित रखते हैं, सारे एरिया को कवर नहीं करता है। और लेकिन
उन्होंने तो हमला किया पूरे एरिया पर, तो इसलिए आयरन शील्ड चलाया। तो इजराइल ने ईरान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया? आयरन शील्ड चलाया। ठीक है। अच्छा, कहता है कि ये हमले ईरान के अर्धसैनिक बल ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा चलाया गया, जो सीधे वहां के महामहिम धार्मिक गुरु के नियंत्रण में है। रेवोल्यूशनरी गार्ड वहां का सबसे खूंखार, मतलब कहा जाता है पश्चिम एशिया सबसे खूंखार आदमखोर मतलब ये सेना है, मतलब बहुत ही ज्यादा जो होता है ना वो है। सीरिया में जो निशाना बनाया गया ईरानी वाणिज्य दूतावास के आसपास, उसी के संदर्भ में यह हमला किया गया है। ईरान ने इस हमले को क्या नाम दिया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के खिलाफ इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया उस ऑपरेशन का नाम है आयरन शील्ड। आयरन शील्ड, ठीक है। कहता है एक शब्द यहाँ चर्चा में आया, तो चर्चा में आया तो आप जान लीजिए, जायूनीवाद क्या होता है, जायूनिज्म क्या होता है। तो जैनिज्म अगर आ गया तो आप जैन धर्म से जोड़कर उसको लिख के एकदम पूरा अच्छा से चले आइएगा ना। तो जैनिज्म क्या है ये समझिए, यह एक धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। किनके लिए? यहूदियों के लिए। ये अपने मध्य पूर्व का जो उनका प्राचीन भूमि है ना, उसके प्रति जो आस्था रखते हैं और जो विचार रखते हैं, उस विचार को क्या बोला जाता है? जायूनीवाद या जैनिज्म बोला जाता है। तो याद रखिएगा, यह यहूदियों से के धार्मिक मामलों से जुड़ा हुआ शब्दावली है, याद रहेगा। ठीक, कहता है इसका मुख्य फोकस इजराइल की यहूदी पहचान के केंद्रीय स्थान रखना है, और इजरायली एकमात्र ऐसा देश है जहां जन्म के साथ ही आप कहीं भी दुनिया में पैदा लिए हो, आपको यहूदी नागरिकता मिल जाता है। पहला ऐसा देश है जिसका हर व्यक्ति को सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष है। इसलिए इनके यहाँ रिजर्व फोर्स बहुत ज्यादा है। अभी कंपेरिजन जब दिखा रहा था ईरान के साथ, तो रिजर्व फोर्स इनके पास काफी ज्यादा है, क्योंकि हर नागरिक जानता है कि कैसे बंदूक चलाना है, कैसे अपनी सुरक्षा करना है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर दिया हुआ है। आगे बढ़े। चलिए, ये हैं 6 6 छक्का लगाने वाले नेपाली क्रिकेटर। ठीक है, कहता है नेपाली क्रिकेटर है दीपेंद्र सिंह एरी ने कतर खेला, मतलब दोनों देश वैसे ने था, मतलब हम बउआ बउआ वाला खेल होता है ना, वैसे वाला था। लेकिन किसी भी खेल में हो, छक्का हर बॉल पे मारना तो बहुत मुश्किल काम होता है। अब युवराज सिंह तो हर कोई नहीं हो रहे हैं। किसको? आप बॉलिंग करिएगा इनको दोनों औसने प्लेयर हैं, तो फिर क्या होगा? दोनों प्लेयर औसने, लेकिन दोनों प्लेयर वैसे, मतलब दोनों में छक्का मारना आसान थोड़ी है। हम भी तो हैं, तुम अगर नीचे से श्रेष्ठ हो तो हम भी उसी के ऊपर श्रेष्ठ हैं, तब ऐसा थोड़ी है कि आसान है मार देना। कहा जाता है ना, हर गधा का दिन आता है या हर बैल का दिन आता है, वही हालत। तो हर व्यक्ति का एक दिन रहता है। आप कितना पढ़ने में तेज है मायने नहीं रखता, मायने रखता है वो दिन जिस दिन आपको चलना होता है। चलिए, तो नाम याद रखेंगे दीपेंद्र सिंह एरी। बाकी इसमें कुछ पढ़ने वाला है नहीं, T20 हमारे हैं तुम्हारे हैं। चलिए, तीसरे बल्लेबाज बन गए। पहला कौन है? युवराज सिंह। दूसरा कौन है? किरण पोलार्ड। और तीसरा कौन है? दीपेंद्र सिंह। ठीक है, तीसरे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 6 बॉल पर 6 छक्का मारा। ठीक है, खैर याद तो रखे जाएंगे युवराज सिंह। लेकिन एक शिकायत है युवराज सिंह का भी, हम लोग का भी, जितना अच्छा प्लेयर थे उतना अच्छा उनको वैल्यू नहीं मिला। मानते हैं इस बात को? हाँ, ये कहिए कि धोनी, खैर नहीं बात करेंगे, लेकिन धोनी होता है ना, जब दो सिमिलर लेवल का बल्लेबाज हो तो कोई ना कोई तो डाउन हो गए। जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, दोनों समाजवादी नेता ही थे, सोशलिस्ट लीडर ही थे। तो एक को भरना है और एक को डाउन होना है, हमेशा इतिहास दोहराया, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी लीडर हो देश में, 2 लीडर एक साथ नहीं आगे बढ़ सकता है। तो ये बात आप बीजेपी में भी देखे होंगे, कांग्रेस में भी देखे होंगे कि सिमिलर लीडर 2 को इंप्रूव नहीं करता है। तो इसलिए उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हट गए, ये भी हट गए, वो भी हट गए, सब साइड लाइन हो कहीं भी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट आया है। अब देखिए ये इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट से अलग, इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में आया है कि 2021 में आया है? 2 साल पहले 2023 में आया है। ठीक, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट से अलग बात करता है। जहां इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट बात करता है कि भारत में वन सघनता जो है बढ़ते चला जा रहा है, वहीं ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ वन सघनता कम होते जा रहा है और लगातार इसमें डिक्रीज दिखाई दे रहा है। यद्यपि वर्तमान सरकार ये मानेगा नहीं। भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गया। अच्छा, ये नष्ट होता है, इसको आप भी देखते नष्ट होते। जितना भी आग वाग लगता है, जिसको इनडायरेक्टली जला दिया जाता है, तो वो सब इसी की घटना के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं। कहते हैं कि वर्ष 2000 के बाद भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष का क्षेत्र कम हुआ है। कहते हैं 2021 से 2023 के मध्य 60% नुकसान झेलना पड़ा 5 राज्यों। पहला सबसे ज्यादा नुकसान किस राज्य को? असम को, दूसरा मिजोरम को, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा नागालैंड, पांचवा मणिपुर। सब क्योंकि वन क्षेत्र वही ना ज्यादा है। और एक बात तो और है, जहां विकास पहुंचेगा वहां वन तो कम होगा ही होगा। वन है यानी विकास नहीं है। यद्यपि ये बात हम हर जगह के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर सकते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश, उन्होंने हर डेस्टिनेशन प्लेस को टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर दिया। शिमला हो गया, मनीला हो गया, कई सारा ऐसा जगह जिन्होंने उन्होंने पहाड़ी टूरिज्म हब बना दिया। तो वहां विकास हो रहा है, साथ ही पर्यावरण को भी साधे हुए हैं। वहां देखिए टॉय ट्रेन की अवधारणा है। क्यों है? क्यों है? नींद आने लगा? कहाँ? राजगीर में? दार्जिलिंग, हाँ दार्जिलिंग में। हम लोग राजगीर में होगा तो हम लोग चलेंगे मिलके। चलिए, कहते हैं ये ग्लोबल वॉच रिपोर्ट जो है कैसे ये वन के बारे में पता चलाया। तो यह कहते हैं सैटेलाइट पिक्चर से और अन्य स्रोतों का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर वनों में जो ह्रास या वृद्धि हो रहा है उसको देखने का इन्होंने प्रयास किया है। इंग्लिश वाला इंग्लिश में चला जाएगा, ये हिंदी वाला, ठीक है? नहीं, सबका देखा है, लेकिन हमको पढ़ना किसका है? जब ग्लोबल रिपोर्ट है तो सबका दिखेगा ना। ऑस्ट्रेलिया के वन में आग लगा, यूरोप में लगा, तो सबके पर्सपेक्टिव में अपना अपना रिपोर्ट देगा। ये नाम याद रखिए, नाम है क्रिस्टलाइना जॉर्जीवा, बुल्गारिया देश से संबंधित है और आईएमएफ की हेड चुनी गई। एक बात और नोटिस कर रहे हैं, आईएमएफ हेड जितना भी चुने जा रहे हैं औरत ही चुने जा रहे हैं। इधर हाल के 3-4 टर्म जो रहा है, 3-4 टर्म जो रहा है वो महिलाएं ही चुनी गई हैं। और ये है आईएमएफ की हेड। कहता है अगले 5 साल तक यही हेड बनकर रहेंगी, तो आपको ये चेहरा हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब भी आपको भिक्षाटन करना होता है तो यहीं जाते हैं। गया था ना, अभी पाकिस्तान होके आया है ना पैसा मांग के, लेकिन देना या ना देना इन पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है आईएमएफ की हेड बनाई गई हैं। कब से? 1 अक्टूबर 2024 से अपना पदभार संभालेंगी 2029 तक। ठीक है, 2019 कहाँ है? अच्छा, उस समय निदेशक थी, आप प्रमुख हो गई हैं। हाँ, ऐसे ही थोड़ी सबको बना दिया जाता है। आप पहले आईएमएफ के कार्यकाज को समझिएगा, तभी ना आपको बनाया जाएगा। तो निदेशक से अब हेड हो चुकी हैं। चलिए, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तो बता चुके हैं ना कई बार, पिछले बार भी ट्विन सिस्टर कहलाता है। 1944 में कहीं लिखा रहेगा, कहीं 1945 में लिखा रहेगा। दोनों का मुख्यालय एक ही जगह है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, बता दिए हैं। ठीक है, अब ये है लता मंगेशकर पुरस्कार। कौन थामे हुए हैं? तो अमिताभ बच्चन जी थामे हुए हैं। सबसे पहले ये मिला नरेंद्र मोदी जी को। जब शुरू हुआ तो सबसे पहले मोदी जी को दिया गया, क्योंकि देश में गाना गाते मोदी जी इतना अच्छा बात करते हैं कि गाना फेल है उसके सामने। हाँ, नहीं भाई, शिकायत नहीं करते हैं, मोदी जी का बड़ाई भी करते हैं। गायक का ही क्या जरूरत है, धुन में बांधना ही तो है, तो बात से भी बांध सकते हैं ना। ठीक है, नहीं ये सम्मान है क्या? अमिताभ बच्चन जी गाते नहीं, लेकिन अच्छा शायरी कहते हैं। 1-2 गाना गाए हैं, पोएम बहुत अच्छा कहते हैं, क्योंकि इनके पिताजी भी भारत के सबसे अच्छे पोएट थे।
चलिए, कहता है लता मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को दिया गया, पहला बात। दूसरा, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो विशेष पुरस्कार है रणदीप हुड्डा जी को दिया गया। आप कहिए ये भी गाना गाते नहीं, ये विशेष प्रायोजन में है, ठीक है। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार संगीत के विशेष स्थान के लिए ए आर रहमान जी को दिया गया है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार लता दीदी के जाने के संदर्भ में शुरू किया गया है। और यह पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई है और सबसे पहले यह पुरस्कार ग्रहण हमारे मोदी जी ने किया, ठीक है। तो इस बार की आप देखिए, अमिताभ बच्चन भी दिखाई दे रहे हैं, ए आर रहमान भी दिखाई दे रहे हैं और रणदीप हुड्डा भी। ये भी याद होगा आपको, चेहरा सीरियल में खूब नजर आते हैं ये, ठीक है। नहीं, अच्छा कॉमेडियन भी है। और नहीं चिंता, क्योंकि आप आजकल के हीरो हीरोइन को देख रहे हैं ना, कल वाला के नहीं ना देख रहे हैं, इसलिए। कला पहले बोलता था और अब फैशन बोलता है, दोनों में बेसिक अंतर है ये। पहले हर गाने का एक सेंस होता था और अब बिना सेंस के हो वही गाना कहलाता है, दोनों में अंतर नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है, हम लोग के पास इस समय नहीं है। नहीं, लेकिन पहले भी प्यार उतना ही इमोशन से होता था जितना आज होता है। तो अंतर क्या हुआ है, सिर्फ सोच समझ के क्षमता में। अब हम दिल के अपेक्षा दिमाग से करने लगे, हाँ करने लगे, लेकिन शुरुआत यहीं से होता है। तो भावनाएं ना, इमोशन बहता है, कल्चर चेंज होता है, लेकिन चाहत का तरीका बदलता नहीं। तो जो अभी भी पहले के लोग हैं या अभी भी आप भी, अगर आप अगर एक अवस्था में है तो वहां पुराना गाना ही आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको इंटरटेनमेंट चाहिए, बिना दिमाग वाला कोई काम करना है, तो आप म्यूजिक लगा के सुन लेते हैं, आज का बादशाह का या कौन हनी सिंह का। उसमें क्या ना, दिमाग ही नहीं लगाना है। तो जहां दिमाग नहीं लगा रहा ना, वहां रिलैक्स करता है दिमाग। ये अंतर नहीं है, देखिए ना, क्लासिकल म्यूजिक और मॉडर्न म्यूजिक में बहुत डिफरेंस है। इसलिए ज्यादातर रिक्शा वाला लोग जिनको स्ट्रेस दूर करना होता है तो पुराना गाना सुनते हैं। प्लस वो अपने पत्नी से दूर भी रहते हैं तो याद भी आता है, तो वो गाना रिक्शा ठेला पर खूब चलेगा, देखिएगा, जहां आइसक्रीम वाला पे, ठीक है, खूब खिलाते हैं नहीं। चलिए, वही गाना चलता है। चलिए, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024, पहली बात है कि यह कहाँ हुआ है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ है। किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। कहाँ? किर्गिस्तान के बिश्केक में, ठीक है। इसमें भारत ने कितना पदक जीता है, तो 9 पदक जीता है, स्वर्ण पदक हम लोग नहीं जीते। हाँ, 9 पदक, 9वां स्थान और कोई स्वर्ण पदक नहीं। तो हम लोग जीते क्या, तो रजत जीते और सिल्वर जीते। ये देखिए, 4 गो सिल्वर जीते और 5 गो ब्रॉन्ज जीते, तो 5 4 9 गो। अच्छा, पूछा यह जा सकता है कि नंबर 1 कंट्री कौन रहा, तो जापान रहा है, फिर ईरान रहा है, फिर किर्गिस्तान रहा है। जापान ने टोटल 18 जीता है और ईरान ने टोटल 17 जीता है, भारत ने टोटल 9 जीता है। और कितने स्थान पर रहे हम लोग? 9वें स्थान पर, ठीक है। तो कहाँ हुआ है? किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ है। भारत ने 9 पदक, 9वां रैंक लाया है और पहला रैंक जापान ने लाया है। ये बात हम लोग कर रहे थे एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए। ये है द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट। इसने बोला कि भारत सबको बीट कर दिया है और 144 करोड़ जनसंख्या के साथ दुनिया का नंबर 1 देश बना हुआ है। चाइना 142 करोड़ जनसंख्या के साथ दूसरे नंबर पर बना हुआ है। लेकिन तीसरा बात जो इन्होंने बोला है वो बहुत ज्यादा हमको भयभीत करता है कि अगले 77 साल में 77 ईयर्स में भारत की आबादी दुगनी हो जाएगी। मतलब कितना हो जाएगा? 3 अरब के आसपास, 2.25 अरब के आसपास हो जाएगा। अब आप अभी से जमीन खरीद के रख लीजिए, नहीं तो आपका पोता फिर जमीन का मोहताज हो जाएगा। हाँ, अभी से रख लीजिए, लेकिन नहीं होगा ऐसा, खरीद ले, बिल्कुल। और दान भी दीजिए दूसरे को अगर ज्यादा ना चलिए, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का रिपोर्ट कह रहा है।
क्योंकि देखिए ना, तथ्य याद करना तो ऐसे ही थोड़ा सा टेंशन वाला हो जाता है। कह रहा है ना, देखिए भारत की अनुमानित जनसंख्या 144.17 करोड़ है और यह सर्वाधिक है। उसके बाद चाइना का स्थान आता है 142.5 करोड़ के आसपास इनकी जनसंख्या है। कहता 77 वर्षों में दुगना होने की संभावना है। ठीक है, कहता है कि भारत की अनुमानित जनसंख्या की 24% आबादी 0 से 14 आयु वर्ष का है और 17% आबादी 18 से 19 आयु वर्ष का। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 से 19 कहाँ लिखा? हाँ तो ठीक तो बोले, 0 से 14 24% और 10 से 19 17%। ठीक तो है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि बीपीएससी या कोई भी आयोग ये रिपोर्ट को कोट करके जनसंख्या पूछ लेता है, तो ये आपको काम आ जाएगा। एक बार पूछ दिया था बीपीएससी में ही कि अभी हाल ही में आईएमएफ ने या वर्ल्ड बैंक ने किसका रिपोर्ट आया था, उसमें भारत की विकास दर कितनी बताई गई। तो आपको इतना छोटा छोटा प्रश्न भी कभी कभी आइए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो ये बोल रहा है कि देखिए 2006 से 2023 के बीच भारत में कुल विवाह 23% बाल विवाह हुए। तो ये हमारे समाज का एक ऐसा दर्पण दिखा रहा है। अरे एवरेज होता है टोटल चीज, आपके स्टेट में जाके 50, 100, 200, 500 आदमी से पूछा जाता है, उसी के आधार पर निकाला जाता है। ऐसा एग्जैक्ट कोई नहीं आंकड़ा है, हो सकता है इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है इससे बहुत कम, लेकिन एवरेज आंकड़ा होता है। जैसे आप एग्जिट पोल देखते हैं ना, एग्जिट पोल क्या है, उसी तरह का औसत आंकड़ा है। सबसे तो नहीं पूछता होगा, किसी किसी से ही पूछता होगा। कहते यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है क्या? तो यह कुछ नहीं है, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो क्या काम करती है, महिला पुरुष और बच्चों के अधिकार के बारे में जानने का प्रयास करती है। और अधिकार जानने के लिए सबसे पहले उनका संख्या जानना जरूरी होता है, तो संख्या जानने का प्रयास करती है। स्थापना हुआ है 1969 में और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। ठीक है, अब आते हैं विश्व विरासत स्थल पर, वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेज। कहते हैं 17 अप्रैल को हम लोग मना रहे थे कौन सा, हीमोफिलिया डे। 18 अप्रैल को मना रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। अब वर्ल्ड हेरिटेज डे जब मना रहे हैं तो सबसे पहले हमको याद रखना है इसका थीम, डिस्कवरी एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। डिस्कवरी एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, डिस्कवरी मतलब खोज करिए, आविष्कार कीजिए, और एक्सपीरियंस कीजिए उसको, किसको? विविधता को, डाइवर्सिटी को, विविधता को खोजिए और उसको अनुभव कीजिए। किसको अनुभव कीजिए? विविधता को। कहता है 1983 में यूनेस्को की महासभा के सम्मेलन के दौरान 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाने की बात कही गई। तो 18 अप्रैल को हम लोग विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं। अच्छा, भारत की बात किया जाए तो भारत में कितने धरोहर स्थल हैं? 42 हैं। 42 हैं, याद रखिएगा, जिसमें से 34 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स है। और मिक्स वाला हमेशा भूल जाते हैं, पिछले बार भी याद करवाए थे, कंचनजंगा। कंचनजंगा तो 34, 7 और 1 टोटल मिला के हो गया 42। अभी अभी जिसको हाल ही में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है वो 2 साइट यहाँ पर दिया हुआ है, और उस साइट का नाम है पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और कर्नाटक का होयसला मंदिर। पिछले साल ही दिया गया, पिछले साल ही दिया गया। ठीक, तो हमारे यहाँ विश्व धरोहर स्थल कितने हैं? 42। क्या बोले? 34 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है इसरो। देखिए इन्होंने क्या किया है, डबरिस बोला जाता है जो अंतरिक्ष मलबा होता है उसको। हमने आपको पिछले बार भी शायद क्लास में बताया था कि भारत लगातार यह प्रयास कर रहा है कि जो अंतरिक्ष मलबा है ना उसको समाप्त किया जाए। अच्छा, ये मलबा क्यों हमारे लिए इतना खतरनाक है? तो आप ये बात समझिए कि पृथ्वी के चारों तरफ बड़ा बड़ा मलबा घूम रहा है। हम कोई भी नया सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं तो हमको एक एरिया में स्टेबल करना पड़ता है और वो एरिया डबरिस फ्री होना चाहिए, यानी वहां पर मलबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो टकरा कर ये उपग्रह भी वहीं पर खत्म हो जाएगा। और ये हमारे आने वाले अंतरिक्ष मिशन के लिए खतरनाक सौदा हो सकता है।
तो भारत कम से कम चाहता है कि जो एरिया हमको चाहिए उस एरिया को हम लोग साफ कर दें, और यही कमिटमेंट को इसरो ने दोहराया है, उसके अध्यक्ष ने दोहराया है। यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि एस सोमनाथ जी ने घोषणा किया है कि 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष के निर्माण में हमारी भी भूमिका होगी, क्योंकि जापान लगातार प्रयास कर रहा है, यूरोपीय यूनियन प्रयास कर रहा है, नासा प्रयास कर रहा है, भारत भी प्रयास कर रहा है, क्योंकि भारत भी एक बड़ा प्लेयर है। कहाँ? स्पेस में। स्पेस में हम भी एक बड़ा प्लेयर है, बताने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो ये बात इसरो द्वारा कहा गया है। 16 अप्रैल 2024 को बेंगलुरु में 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति का बैठक हो रहा था। उसी बैठक में बोलते हुए ये सोमनाथ जी ने ये बात कहा। ठीक है, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई है, अभी अध्यक्ष भी वही हैं और वार्तालाप भी वही करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ना पूछवे नहीं करेगा। आइए, ये बड़ा अच्छा छोटा छोटा न्यूज है। छोटा छोटा न्यूज क्या होता है ना, कभी भी हाथ आंख से स्लिप हो जाता है, और आंख से स्लिप हो जाएगा तो फिर पता नहीं चलेगा। नाइजीरिया ने मेनिंजाइटिस का टीका लगवाने वाला पहला विश्व का देश बन गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, मेनिंजाइटिस का टीका लगवाने वाला विश्व का पहला देश का नाम क्या है? नाइजीरिया। कहता है कि ये जो टीका लगवाए, वैक्सीन लगाए, वैक्सीन का नाम याद रख लीजिए, मैन 5CV या मेन 5 वैक्सीन के नाम से इसको जाना जाता है। बात एक क्या हुआ, मैन 5CV भी मतलब वैक्सीन हुआ, और यहाँ मेन 5 वैक्सीन कह रहा है, बात बराबर हुआ। ये टीका लगवाया गया है किस रोग के लिए? मेनिंजाइटिस के लिए। कहा जाता है कि इस टीके का उपयोग 9 महीने से 85 आयु वर्ग के लोगों के बीच किया जाएगा, और यह 5 तरह से आपकी रक्षा करेगा, मेनिंजाइटिस रोग पर नहीं जाते हैं। बस ये याद रखिए कि नाइजीरिया वह प्रथम देश है जिसने इस तरह के टीका लगाने की अनुमति दी, क्योंकि बीपीएससी में उस पर नहीं जाएगा। हाँ, कहता है इसको बनाया कौन इस टीकों को? तो आपको पता है भारत में एक ही संस्था है, सीरम इंस्टीट्यूट, और पाथवे ने मिलकर इसका निर्माण किया है। मेनिंजाइटिस एक संक्रामक रोग है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की झिल्लियों को प्रभावित करता है, और इसी को कहा जाता है मेनिंजेंस। और इसी रोग से व्यक्ति बहुत हताहत है, और इसी के कारण मेनिंजाइटिस विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवियों के कारण हो सकता है। और इस तरह के संक्रमण को रोकने के लिए हमने मैन C5V वैक्सीन का प्रयोग किया है। कहाँ? नाइजीरिया में। ठीक है, याद रहेगा। ब्लैक होल नहीं, ब्लैक होल नहीं, अभी चलिए, माउंट रुआंग में विस्फोट हुआ है, और ये कहाँ पड़ता है? देखिए, अब ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, माउंट मेरापी का भी नाम आप बहुत सुनते होंगे, वो भी इंडोनेशिया में ही है, और ये लगातार विस्फोट यहाँ होते रहता है, लेकिन अभी माउंट रुआंग में हुआ है तो ये चर्चा में आ गया। कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। और विभिन्न ज्वालामुखी विस्फोट जो विश्व स्तर पर होते रहते हैं उसका नाम है, जैसे माउंट वेसुवियस इटली में पड़ता है, माउंट एटना ये भी लगातार न्यूज में सुनते रहते होंगे, इटली में पड़ता है, माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, फूजी का नाम तो हमेशा सुनते होंगे, जापान में पड़ता है, और माउंट क्राकाटोआ इंडोनेशिया में पड़ता है। अभी हम लोग रुआखा देख लिए, मेरापी देख लिए, और कौन सा देखे? हाँ, क्राकाटोआ देख लिए। किला हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई क्षेत्र में पड़ता है। हवाई में कभी कभी देखिएगा बहुत बड़े स्तर पर यह आता है, ज्वालामुखी फटता है, इस कारण हवाई सेवा वहां रोकना पड़ता है। मोना लुआ सुनते ही होंगे, यूएसए में। पोपोकेटेपेटल मैक्सिको में पड़ता है। माउंट मेरापी बता ही दिए, और ये तो हमारा पड़ले रहता है, सुस्ते रहता है हमेशा, कभी कभी धुआं छोड़ता है सिगरेट की तरह, और फिर मतलब कोई बड़ा घटना ये नहीं अंजाम दिया बेटा। सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं इसको। ठीक है, हाँ, बैरन द्वीप में कहाँ कुछ हुआ है? सुने हैं क्या अपने जीवन में? सुने हैं कभी क्या कुछ हुआ हो बैरन द्वीप में? अब आते हैं ब्लैक होल। बड़ी बात है कि इसका दृश्य जो आप देख रहे हैं ये पहली बार शायद लिया गया है ब्लैक होल का। अब ब्लैक होल कई तरह के होते हैं, लगभग सभी सारे ब्लैक होल जो होते हैं सूरज से बड़े ही होते हैं अप्रॉक्स द्रव्यमान के आधार पर, और उनको विभिन्न स्तर पर कैटेगराइज किया जाता है। खैर,
ब्लैक होल एक ऐसी घटना है जो अति चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है। उसका चुंबकीय यानी ग्रेविटेशनल पावर इतना पावरफुल होता है कि वो प्रकाश को भी बाहर निकलने नहीं देता है। खैर, तो कहता है यूरोपीय स्पेस एजेंसी के गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने एक विशाल तारकीय ब्लैक होल का खोज किया है। अब यह पृथ्वी से कितना दूर है? तो 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। गाया स्पेस एजेंसी, जिसको लॉन्च 2013 में किया गया है, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा चलाया जा रहा है। और ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल अभी बता दिए क्या है। तो कहते हैं स्टेलर टाइप का ब्लैक होल है जिसका मास ना सूर्य से 5 गुना ज्यादा होता है। इसी तरह अन्य तरह का ब्लैक होल भी होता है, जैसे सजिटेरियस ए, जो इसका जो द्रव्यमान है सूर्य से 5000 से 10,000 गुना हो सकता है। तो ब्लैक होल को कई भागों में हम लोग बांटते हैं। ठीक है, ठीक। टाइम्स पत्रिका 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर का नाम बता रहा था, और उसमें से भारत में जो नाम एक उभर कर सामने आया वो थे आलिया भट्ट। लेकिन इससे भी ज्यादा वो एक खोजा गया है नया ब्लैक होल, बताए तो नया ब्लैक होल गया जी द्वारा खोजा गया है, जो 2000 प्रकाश वर्ष हमसे दूर। हाँ, कह रहे हैं टाइम्स पत्रिका ने टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल ऑफ 2024 की बात की है। इसमें 2 नाम है, जो एक यहाँ और एक यहाँ। आलिया भट्ट जी को तो आप सब जानते हैं, लेकिन साक्षी मलिक हाल ही में चर्चा में आई जब आंदोलन में कूदी, प्रोटेस्ट में इनका जो योगदान रहा, इसी को लेकर इनको शामिल किया गया है। खैर, कहा जा रहा है टाइम मैगजीन की 2024 की सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है, और इसमें आलिया भट्ट हैं जिनको अद्भुत टैलेंट बताया गया है। हाँ, जब से आई अद्भुत है, अद्भुत टैलेंट इसलिए बताया गया है ना। और एक देव पटेल का नाम सुनते होंगे, मूवी में आते हैं खूब, वो शायद लंदन, कौन सा अक्षय कुमार का मूवी था? हाँ, उसमें भी देव पटेल थे ना। हाँ, सलाम डॉग मिलेनियर में थे। ठीक। कहते हैं 8 भारतीय व्यक्ति जिनको इस टाइम्स लिस्ट में शामिल किया गया 100 इन्फ्लुएंसर में। कौन कौन है? तो पहला साक्षी मलिक है, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई। आलिया भट्ट जो है एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई। देव पटेल भी एक्टर ही हैं। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक चेयरमैन है, वर्ल्ड बैंक। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं। जिगर शाह है, आसमा खान है, प्रियवंदा नटराजन है। ये सारे व्यवसायी हैं, एकदम एंटरप्रेन्योर। तो ये 8 व्यक्ति हैं जिनको टाइम्स ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर भारत का माना है। ठीक है, तो नीचे वाला नाम याद कर लीजिए, आसमा खान, जिगर शाह, सत्य नडेला तो याद रहेगा, प्रियवंदा नटराजन। ठीक, अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास, अब देखिए इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। पूछने का तो ये पूछ सकता है कि टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंसर में कौन शामिल नहीं। और वहां निर्मला सीतारमन पिछले बार आ चुके हैं, याद रखिए, और निर्मला सीतारमन को दे दिया। तो चूंकि निर्मला सीतारमन 1 साल से तो गौन ही है, कभी बोलते सुने हैं उनको बजट के अलावा? कभी नहीं सुने होंगे। हाँ, एक बात बोले कि भाई हमारे पास पैसा ना हो कि नहीं है कि हम इलेक्शन लड़ सके, ये बोले हैं। सुने थे? नहीं सुने थे। अच्छा बात, आप लोग नहीं सुनते, इसलिए मोदी जी को हर बार आना पड़ता है। चलिए, उनका बात सब सुनता है। विश्व लीवर दिवस, अच्छा नीचे ही कहता है लीवर की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। कब था ये विश्व लीवर दिवस? नहीं दिया हुआ था लगता है। नहीं ना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। एक बार देख लीजिएगा तो कब है इसका वर्ल्ड लीवर डे। हम भी ध्यान नहीं दिए। उन्नीस अप्रैल को, देखिए इसमें आधा कटा हुआ है। 19 अप्रैल को है वर्ल्ड लीवर डे।
इसका थीम है, थीम भी याद रख लीजिए, आपके नोट्स में दिया हुआ है। थीम है बी विजिलेंट गेट रेगुलर लीवर चेक। बी विजिलेंट बी रेगुलर गेट रेगुलर लीवर चेक, इसका थीम है। मतलब अपने लीवर को हमेशा दिखाते रहिए, कहीं वो कुछ प्रभावित ना हो जाए। तो 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। सिंपल बात है कि लीवर से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए व्यक्तियों को जागरूक करना इंपॉर्टेंट हमारा ये है। पहला बार हाइब्रिड पिच बनाया गया। हाइब्रिड पिच मतलब होता है कि नेचुरल घासों का प्रयोग भी करेंगे और थोड़ा सिंथेटिक घास का भी प्रयोग करेंगे। हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्टेडियम है? धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड जो है, पहला ऐसा स्टेडियम बन गया जो बीएसएससी मान्यता प्राप्त हाइब्रिड पिच का निर्माण किया है। कहता है कि महीन टर्फ वाले क्रिकेट पिचें होती है जिसमें प्लास्टिक फाइबर को एक नियमित पैटर्न पर सजाया जाता है। आमतौर पर 20 मिलीमीटर इंटू 20 मिलीमीटर ग्रिड का होता है और 90 मिलीमीटर की गहराई तक सिला जाता है और रेसे जो अक्सर बेज या हरे रंग के होते हैं पिच की घास की लंबाई के बराबर सतही किए जाते हैं। तो इससे ऊपर क्या हो गया? प्लास्टिक फाइबर, नीचे प्लास्टिक फाइबर हो गया और ऊपर नेचुरल घास की तरह हो गया। और इससे क्या हो गया? इसका लाइफ बढ़ गया। पानी होने की जाएगा? नहीं नहीं, पानी नहीं, उसको बनाए ही रखने के लिए स्टेबल ही तो प्रयोग में लाया गया है। आपका देखिए पिच बना, ये मान लेते हैं पिच बना, पिच गड्ढा होके बनता है कि ऊपर ही बन जाता है? गड्ढा होके बनता है। गड्ढा में किसका प्रयोग कर रहे हैं? प्लास्टिक फाइबर का प्रयोग कर रहे हैं। ऊपर से क्या बिछा रहे हैं? तो ऊपर से बिछा रहे हरे रंग का बर्ज। तो उससे क्या हो जाएगा? नेचुरली भी हो जाएगा और नीचे सिंथेटिक भी हो जाएगा। तो दोनों मिलकर बन रहा है, इसलिए इसको हाइब्रिड पिच। फायदा इसका लाइफ लाइन बढ़ेगा और क्या होगा? लाइफ लाइन मेंटेनेंस कम हो जाएगा। क्या बढ़ता है? देखिए अच्छा एक चीज बताइए, आप शर्ट क्यों बदलते हैं? यानी बदलाव जरूरी है। तो बदलाव जरूरी है ना, फिर गंदा हो जाता तो बिना नहीं बदलिए, कोई ना कोई बदलने का आता है जरूर कुछ ना कुछ। देखो अगर इनोवेशन नहीं होगा तो आपके खेलने, अब देखिए प्लेयर लोग भी जब पिच तैयार होता है तो कुछ सख्त पिच तैयार होता है, कुछ रुखा पिच के तैयार होता है। तो ये तो पिच तो पिच ही है, लेकिन तरीका बदलता है ना। तो यही धर्मशाला का एक पिच बना है जिसको हाइब्रिड पिच की संज्ञा दिया गया है। अब ये जरूरी क्यों? देखिए इससे अब जैसे पटना में अभी हम मोनूल हक स्टेडियम को जरूरी क्या है कि एकदम अंतरराष्ट्रीय स्तर का बना जाए? ऐसे नहीं खेलेगा सब, ऐसे भी तो खेल ही रहा था रणजी, लेकिन क्यों बना रहे हैं इंटरनेशनल? क्योंकि हमको अच्छा प्रभावशाली स्टेडियम चाहिए। बात समझे? बोला ना नीतीश कुमार जी कि इसको वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाएंगे, जैसे पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना रहे हैं। वो तो बन ही रहा है, लेकिन मोनूल हक नहीं बन रहा है। वो तो बेचारा मेट्रो के काम के तले ही दबा हुआ है। देखे ना, जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ कि वर्ल्ड क्लास बनेगा, दूसरा दिन मेट्रो वाला सारा जाके गिरा दिया कि लो बनाओ। कहते हैं भारत के महत्वपूर्ण स्टेडियम जिसका नाम आप शायद जानते हैं, ईडन गार्डन उसमें से एक है, दूसरा है वानखेड़े, तीसरा है एमसी चिन्नास्वामी। सबको नाम आपको पता ही होगा क्योंकि आईपीएल इतना चल रहा है ना, आईपीएल के कारण सारा याद रहता है। ठीक है, हाँ, वेल को लीगल पर्सन का उपाधि दे दिया गया है। लीगल पर्सन मतलब क्या होता है समझे? आपका लीगलिटी हो गया, हाँ आप लीगल हो गए, अब आपको इंसान की तरह ही आपको मान्यता दिया जाएगा। और ये काम किया है न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड ने। लीगल आइडेंटिटी, लीगल पर्सन माना गया है वेल को। तो एक बड़ा घटना है, तो इसको सभी तरह के कानूनी अधिकार मिलेगा, सारा लाभ का फायदा ये उठा पाएगा। और इससे लाभ क्या होगा? देखिए लीगल आइडेंटिटी मिलने का मतलब है कि आप उसका शिकार नहीं कर सकते, आप उसको आवास देंगे, आप उसको खाना देंगे, आप उनको रहना देंगे, सारा सुविधा जो एक ह्यूमन बीइंग को मिलता है वो आप उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो इससे क्या होगा? डाइवर्सिटी और ज्यादा इंप्रूव होगा, आप उनकी रक्षा कर पाएंगे। अब उसकी हत्या को मानव हत्या की तरह देखा जाएगा, और आपको पता है मानव हत्या के लिए क्या कानून कहता है। तो अगर ऐसा लीगल आइडेंटिटी हमारे माँ गंगा को मिल जाए, इधर जय जी, इधर मोबाइल शुरू कर, बस क्लास में बैठ गए, इधर उधर दिमाग चलाना शुरू। माँ गंगा को अगर लीगल आइडेंटिटी दे दिया जाए तो क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो होगा वो सरकार झेल नहीं पाएगी। पहली बात,
जितना भी प्रदूषित कारखाना है सबको बैन करना पड़ेगा। दूसरा बात, नेचुरल धारा उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तीसरा, जितना भी तरह का धार्मिक क्रियाकलाप है उस पर रोक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर से वो प्रभावित हो रही है। अब भारत सरकार कभी ऐसा करेगा? 22,000 करोड़ रुपया माँ गंगा को दे दिए, उतना में शायद माँ गंगा पर पुल बन जाता। हाँ हाँ, पुल बन जाता, लेकिन अभी तक माँ गंगा साफ नहीं हुई। लेकिन बड़ी बड़ी बात हम हमेशा करते, 1985 से प्रयास कर रहे, और खैर इस सरकार से कुछ ज्यादा भरोसा था, भरोसा है तभी शिकायत। नमामि गंगे मिशन लॉन्च किया गया ना, ठीक नहीं, जो वो वहां पर स्थित है उसी तरह को ना। अब इंडियन वेल या इरावदी वेल को क्यों दे दिया जाएगा? जो ऑस्ट्रेलिया जो न्यूजीलैंड रीजन में है उसी तरह के वेल को दिया जाएगा। सबको कैसे दिया जा सकता है? और एक बात समझिए ना, अगर ये पर्सनल आइडेंटिटी भी दिए हैं, लीगल पर्सन भी बताए हैं, तब भी ये एक क्षेत्र विशेष के आधार पर ये लागू होगा। क्या पूरे समुद्री रीजन में लागू होगा? नहीं। ठीक, चलिए दूसरा स्पेस का उदाहरण, स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म स्पेस का उद्घाटन किया गया है। ये क्या है? तो केरल का कुलमाबू में डीआरडीओ द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म यानी स्पेस को लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा? तो ये नौसेना के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करने का काम करेगा। स्पेस प्रोग्राम किसके लिए काम करेगा? नौसेना के लिए काम करेगा। हाँ, बैठे बैठे नींद आता है, हमको भी पता है, इसलिए बीच बीच में हंसी मजाक कर लेते हैं। इनको तो खूब नींद आ रहा है, जब से आ रहा है ना। नहीं सर, नहीं नहीं, तो ये बिल्कुल कम बड़ी बात नहीं, इसलिए तो आप बीच बीच में मोबाइल देख रहे हैं कि कब से किसका किसका आ गया होगा कॉल मैसेज, है कि नहीं? हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। देखिए, कहा यही लोग कहते हैं कि जितना बड़ा सपना होगा ना, संघर्ष उससे बड़ा होगा। अगर सपना छोटा देखिएगा तो आपको संघर्ष करना, आराम से जॉब मिल गया है, आराम से करिए। लेकिन अगर संघर्ष बड़ा होगा तो सपना भी बड़ा होगा। तो अगर आप इसको जी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं ना। नहीं तो 67 वाले का जिनका रिजल्ट हुआ उनसे पूछिए कि बउआ 70 दे वो। नहीं नहीं भाई, रिजल्ट हो गया, वही बहुत बात है, बड़ी बात है, हम नहीं देंगे आपको यार एग्जाम। 67 वाला खूब डर रहा है, क्योंकि पता है ना कि अब एक और बात है, नाउमीदी में उम्मीद दे दिया उनको। बहुत ऐसे अच्छे लोगों का रिजल्ट हुआ, बहुत सारे साधारण लड़कों का रिजल्ट हुआ, और लड़कियों का रिजल्ट तो हुआ है। तो एक उम्मीद मिल गया था। वो अब एक मेन ट्रेनिंग चल रहा है, उधर मजा मस्ती मार रहे हैं, अभी 70 के चक्कर में कौन टेंशन लेता है। लेकिन आप अगर ये ले रहे हैं, हिम्मत है आप में, यही बहुत बड़ी बात है ना। चलिए, तो कहते हैं इससे होगा क्या? तो सोनार टेक्नोलॉजी है ना, उस पर काम किया जाएगा। नौसेना के लिए तो सारा हथियार सोनार पर ही डिपेंड करता है। सोनार आपका जितना एक्टिवली काम करेगा उतना ही ज्यादा आप अचूक निशाना लगा पाएंगे और दुश्मन को पहचान पाएंगे, और आपका स्पेस प्रोग्राम उसी के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है, तो स्पेस प्रोग्राम किससे जुड़ा हुआ है? डीआरडीओ के नौसेना के न्यू टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक, हाँ स्पेस लग रहा। देखिए ना, हमारे प्रवीण जी स्पेस वाला ही फोटो दे दिए हैं। हाँ स्पेस, हाँ ठीक, हाँ ये ट्रिकी हो सकता है, सही बात बोले। कहता है उत्तर प्रदेश का तिरंगा बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, और भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य भी बन गया है, वो है उत्तर प्रदेश। तो ये तिरंगा बर्फी को दिया गया। बाकी हम लोग जीआई टैग का लिस्ट लेकर आएंगे, बिहार में किसको किसको दिया गया है वो अलग अलग, अभी इसको दिया गया है उसका देख लेते हैं। कहते हैं ये बस एक फैक्ट है, याद कर लिए, दिनेश त्रिपाठी को नौसेना का प्रमुख बनाया गया है। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को नौसेना का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी कौन है? तो अनिल चौहान जी।
ये बस रटने वाला है। सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे जी। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो विवेक राम चौधरी जी। तो ये मिलान करने आ सकता है या तथ्यात्मक ज्ञान पूछ सकता है आपसे। बाकी इसका कोई समझने वाला स्थिति नहीं है, रटने वाला स्थिति। ठीक है, तो अभी नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश त्रिपाठी जी बने। ठीक है, कहता है स्काई ट्रैक्स द्वारा स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है। हाँ, दिखाई नहीं ना दे रहा, ये पता नहीं शायद मिट गया जखनी। तो स्काई ट्रैक्स द्वारा स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 दिया गया है, जिसमें दुनिया के 100 हवाई अड्डों को इसमें देखा गया, लिस्ट बनाया गया है। और कहा गया है कि 2024 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की बात किया जाए। देखिए, दो बात आज पढ़ ली हम लोग, साथ ही साथ बीजी एयरपोर्ट और ये पढ़ रहे हैं हम लोग स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा में जो है। हाँ, और वहां किसको सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया था? अटलांटा को, जो यूएसए में। ठीक है, और यहाँ किसका दिया गया? हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। फिर दूसरा चांगी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगापुर को, और तीसरा दिया गया इंचियोन हवाई अड्डा सियोल को। ठीक है, अच्छा, भारत का कोई है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल। थोड़ा सा रुक जाइए। 5 हवाई अड्डा यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब पहले बता दिया इंटरनेशनली। अब भारत पर आते हैं। 36वां रैंक है हमारा IGI 3 एयरपोर्ट नई दिल्ली का। ठीक है, 59वां है कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु का। 61वां है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद का। और 52वां है मनोहर पारिकर हवाई अड्डा गोवा का। और अगला है 95वें छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई का। हालांकि गोवा एयरपोर्ट इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा रैंक दिया है, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट कहीं मच बेटर है गोवा से। लेकिन दिया है तो दिया है, छोड़िए। सुंदर मतलब देखिए समझाते जैसे कोची एयरपोर्ट पर आप उतरेंगे, हम बताते हैं क्या अंतर हो जाता है। कोची एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो कोची एयरपोर्ट के सामने ही लिखा हुआ है भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित एयरपोर्ट, ग्रीन एयरपोर्ट। ये भी स्वच्छ है या नहीं है? ग्रीन बेल्ट किसी के पास बहुत अच्छा बना हुआ, जैसे आप गोवा में जाइएगा तो ग्रीन बेल्ट एयरपोर्ट की तरह ये दिखेगा आपको। हाँ, तो स्वच्छता का, सुंदरता का मायने काफी अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसके आधार पर ये अपना देते हैं। जैसे अभी व्यस्तम देख लिए, और अभी सबश्रेष्ठ में कई सारे मानकों का प्रयोग किया जाता है, उसमें ये दिया गया। जैसा कि मैंने बोला, मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट पर उतरिएगा तो आपको लगेगा नॉर्मल एयरपोर्ट। सीरियसली, हम तो 3 बार जा चुके हैं। लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर उतरिएगा तो आपको मतलब लगेगा कि हाँ, कुछ लेवल का एयरपोर्ट पर उतरे। तो यहाँ अंतर दिया हुआ है, यानी मनोहर पर्रिकर को दूसरे आधारों पर सर्वश्रेष्ठ मिला है अंक। कहते हैं स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड कस्टमर सर्वे, कस्टमर के रिपोर्ट के अनुसार ये थे। अब देखिए, गोवा में क्या है, व्यस्त नहीं है चीजें, स्लाइड बहुत मतलब ज्यादा गैदरिंग नहीं है। लेकिन मुंबई एयरपोर्ट को देखिएगा, गैदरिंग बहुत ज्यादा। वहां जाइएगा तो सब तरह लोग सोए हुए हैं, बनाया हुआ बड़ा अच्छा सिस्टमेटिक, लेकिन गैदरिंग काफी ज्यादा है। अब ऐसे ही बेंगलुरु पर चल जाए तो बेंगलुरु में भी पॉपुलेशन उतना ज्यादा नहीं आपको दिखाई देगा, बंबई में गैदरिंग ज्यादा लगता है। लेकिन दिल्ली का तो और ज्यादा गैदरिंग है, लेकिन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हाँ, मेट्रो जोड़ दिया ना, डायरेक्ट कनेक्टिविटी मेट्रो से, सीधे निकलिए मेट्रो में बैठिए और आप बाहर निकल जाइए, आपके लिए सुविधा बहुत अच्छा है। GMR ने उसको जब डेवलप किया है तो बहुत मानकों के आधार पर डेवलप किया, और यही GMR को उसी के आधार पर हैदराबाद भी मिला, और उसको फिर मालदीव का भी मिला। हालांकि मालदीव वाला टेंडर छीन लिया गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हाँ, एक और बात, ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, सुनिए। इसे हवाई अड्डा उद्योग का ऑस्कर भी कहा जाता है। किसको? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि हवाई उद्योग का ऑस्कर किसको कहा जाता है, तो वो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट रिपोर्ट को कहा जाता है, अवार्ड को कहा जाता है। ठीक है,
चलिए, सबसे बड़ा चांदी खादान हमारे पास आया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चांदी खादान जो हमको मिला है वो राजस्थान स्थित सिंधेश्वर खुर्द खादान में मिला है। चांदी यहाँ बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन हो रहा है। हालांकि चांदी का रेट तो बहुत कम है और हमारे यहाँ पता नहीं क्या है अभिशाप कि सस्ता सस्ता प्रोडक्ट ही हमारे यहाँ मिलता है। कोई महंगा धातु नहीं मिला, जैसे प्लेटिनम मिल जाए, सोना मिल जाए। तो सोना है कर्नाटक में, हाँ, मात्रा थोड़ा है क्योंकि निकाल बहुत चुके हैं। माइनिंग, इलीगल माइनिंग वहाँ बहुत ज्यादा हुआ है। वो सोना छोड़िए ना, जब जमीन सोना है वो सोना तो महंगा ही क्या बोला जाता है। ये तो और है। चलिए, तो सिंधेश्वरी खुर्द खान के बारे में यहाँ देखिए। पहला यहाँ का नहीं है, मैक्सिको का है। पहला मैक्सिको का है, दूसरा भारत का है। खुबानी खिलना महोत्सव आते हैं यहाँ पे, लद्दाख में आयोजित किया जाने वाला है खेल महोत्सव। ओह, कहाँ पहुंच गया, फिर वहीं पहुंचे, ऐसे आते हैं। चलिए, खुलानी खिलना महोत्सव। हालांकि महोत्सव आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न ज्यादा बीपीएससी पूछा नहीं है, लेकिन पूछ ही दिया तो क्या करेंगे। ठीक, कहता खुबानी खिलना महोत्सव 6 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 के आसपास यूटीज लद्दाख में मनाया गया है। कहा जाता है खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख के स्थानीय फूल है खुबानी, उसी के नाम पर यह फेस्टिवल का नामकरण किया गया। ठीक, कहता है लद्दाख में हेमिस महोत्सव भी मनाया जाता है। अब हेमिस महोत्सव हालांकि पूछेगा नहीं, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन चर्चा कर दे रहा हूँ। बौद्ध धर्म हेमिस मठ में आयोजित किया जाता है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है हेमिस महोत्सव। सिंधु दर्शन महोत्सव, सिंधु नदी के सम्मान में सिंधु दर्शन महोत्सव का आयोजन भी लद्दाख में ही होता है। और साकर दावा महोत्सव, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म से वो एरिया जुड़ा हुआ है। वहां पर एक शासक भी हुए थे, कौन शासक हुए थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे जम्मू कश्मीर एरिया में? कनिष्क। तो बौद्ध धर्म का वहां प्रचार प्रसार हुआ। यहाँ आप जाइएगा तो उस अरे हम कहें अच्छा राजगीर में धाम महोत्सव क्यों आयोजित किए? क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड वहां पर अच्छा माहौल है। नहीं तो हम काहे नहीं पटना में कर दिए, काहे नहीं हम भागलपुर में कर दिए। जहाँ जो जुड़ा रहेगा वही ना वो महोत्सव बनेगा। अच्छा, नलिन प्रभात जी को एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एनएसजी 10 मिनट गैप अभी तो शुरू किए हैं। कब शुरू किए? आधा घंटा में अब खत्म हो जाएगा। कितना हुआ है? हाँ, तो जल्दी जल्दी तो चल रहा है। आपका पेशेंस, आपकी माथा को आधा घंटा बोले ना तो शांत रहेगा, 1 घंटा बोलेंगे नहीं शांत रहेगा, याद रखिए। हमको भी, आप तो बैठे बैठे 5 बार उधर गए 5 बार इधर आए हैं, तभी भूख लगे। आज स्थिर रहिएगा तो भूख नहीं लगेगा। चलिए, कहता है कि नलिन प्रभात जी को एनएसजी का हेड बना दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे एनएसजी हमेशा चर्चा में भी रहता है। कई सारा ऑपरेशन है जिसको हम इसको लीड करते हुए देखे हैं। एनएसजी आतंकी और हाईजैक जैसी घटनाओं पर आप देखें, मुंबई हमला में इनका खूब चर्चा हुआ था, खूब चर्चा हुआ था। खैर, स्थापना 1984 में हुआ है और इनका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, यानी सभी की सुरक्षा की जाए। कहता है तक्षवी बाघानी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि इन्होंने लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग में 25 मीटर में स्केटिंग करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। स्केटिंग वो बर्फ पर होता है, देखते हैं ना, उसी में, इसी में तक्षवी बाघानी जी को वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन क्या पता क्या इंपॉर्टेंट है। पिछले बार देखे थे ना, कर आधे हम लोग को राजस्थान का करंट अफेयर पूछ दिया था, पूछा है ना एक क्वेश्चन। खैर, कहते भारत का ब्रह्मोस मिसाइल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हो रहा है उधर? खड़खड़, पंखा नहीं है, कुछ और है। फिलीपींस को सौंपा गया है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस समझिए भारत और रशिया के मिलने से यह ब्रह्मोस का निर्माण हुआ है। और ब्रह्मोस कम दूरी का मिसाइल है। अच्छा, मिसाइल 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्रूज मिसाइल, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। सुने या नहीं सुने? एक होता है क्रूज मिसाइल
और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? कौन कौन सा? पक्का? बिल्कुल। क्रूज मिसाइल जब हमला करेगा तो ऊपर जाएगा और फिर पृथ्वी के समानांतर जाके उसको अटैक करेगा, याद रखिएगा। क्रूज मिसाइल सीधा जाएगा और पृथ्वी के समानांतर जाकर अटैक करेगा। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल पहले आसमान में जाएगा, इसलिए इसको छिपा हुआ मिसाइल भी कहते हैं। ये बादलों के बीच छिप जाएगा और यहां से फिर जहां गिरना है वहां आके गिरेगा। तो इस आधार पर यह हमला करता है, ठीक है। तो बैलिस्टिक, हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल का स्पीड क्रूज मिसाइल से काफी ज्यादा होता है। ये हाइपरसोनिक स्पीड को भी प्राप्त कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बोला जा रहा है भारत और फिलीपींस के बीच 2022 में हथियार प्रणाली को लेकर यह समझौता हुआ था कि ब्रह्मोस भारत किसको देगा? फिलीपींस को देगा। कहते ब्रह्मोस भारत और रूस के बीच विकसित की गई अब तक की सबसे आधुनिक मिसाइल प्रणाली है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ब्रह्मोस क्या है? क्रूज मिसाइल। क्रूज और बैलिस्टिक के बीच अंतर समझ गए? ठीक है। कहता है यह दो नदियों के नाम पर पड़ा है, ब्रह्मपुत्र और रसिया के मोस्कवा, आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सिर्फ याद करने वाला है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। जैसे हमारे यहाँ सीडीएस बिपिन रावत जी का मृत्यु हो गया था, याद नहीं होगा, ये भूल गए। वैसे ही केनिया के सैन्य प्रमुख है फ्रांसिस ओमोंडी ओंगोला। इनका हेलीकॉप्टर से क्रैश हो गया और इनका मृत्यु हो गया। इनके साथ 9 सैनिक और जा रहे थे, उनका भी मृत्यु हो गया। तो ये नाम याद रखना है, केनिया के सैन्य प्रमुख है फ्रांसिस ओमोंडी ओंगोला, जिनका मृत्यु हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगला। सॉरी, कुछ तथ्य है जो सिर्फ याद करने का है। इनका पिक्चर भी यहां पर दिया हुआ है, नहीं, राजीव गौबा समिति। अब इस समिति के बारे में समझिए। LGBTQ नाम सुने होंगे। उनके अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति की स्थापना की। आपको पता है भारत कैसा देश है? भारत ऐसा देश है जहां दो लिंगों के अलावा अगर समलिंग के आधार पर आप किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं तो उसको मान्यता नहीं देता है। और वर्तमान गवर्नमेंट तो एकदम खैर सनातन धर्म का पक्षधर ही है। लेकिन ये बात है कि इस तरह की बीमारी नहीं कहा जाता है, इस तरह का जो जैविक परिवर्तन है वो मनुष्य चाह कर नहीं करता है, बल्कि वो इंटरनली प्राकृतिक नेचुरली आपके पास आ जाता है। क्योंकि शरीर की संरचना बन जाती है और उसमें गुण जो रहता है लड़की का ही रह जाता है, तो फिर आप उस तरह का भाव रखते हैं, या लड़का का रह जाता है तो उसी तरह का भाव रखते हैं, सिर्फ शरीर में अंतर होता है। लेकिन उसके आधार पर उनके अधिकारों को मान्यता न देना किसी भी रूप में सही नहीं है। कम से कम एक वैसे देश को जो सभ्य कंट्री कहलाता है, तो इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजीव गौबा समिति का गठन हुआ है। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ स्टेट यानी यूनियन ऑफ इंडिया का जो वाद चल रहा है, उसी के संदर्भ में 6 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है। किनकी अध्यक्षता में? राजीव गौबा समिति की अध्यक्षता, ठीक है। तो इसी संदर्भ में इन समिति ने बोला भी है कि आप इनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। बेचारे का दोष क्या है? दोष तो कुछ नहीं है। अमेरिका जैसा देश, यूरोप जैसा के कई देश अगर इसको मान्यता दे चुके हैं तो भारत में भी मान्यता दी जानी चाहिए। दिल्ली में हमेशा आप लेस्बियन या गे का परेड होते हुए देखते होंगे, सुनते होंगे। तो ये अपने डिमांड को लेकर हमेशा रहते हैं, लेकिन तभी मुंह ढके हुए रहते हैं। आप देखिएगा ओपन नहीं रहता है, क्योंकि पता है कि समाज में पता चल जाएगा तो उनके परिवार के साथ क्या हो सकता है। खैर, हमको भी समझना होगा इंसानियत को, लेकिन कितना समझेगा आदमी। अब आते हैं अगला। भीमेश्वर चल्ला संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी हैं और भारत के राजनेताओं को लेकर थोड़ा सा अलग भाव रखते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, इंडिया द रोड ऑफ रेनेसा, ए विजन एंड एन एजेंडा, को लॉन्च किया है। कहा है कि किस प्रकार चुनाव में वास्तविक मुद्दों को जनता और नेता भूल जाते हैं, और उसी को लेकर उन्होंने एक किताब लिखा है।
लेकिन आपको पता है कि हर नेता के साथ प्रॉब्लम यही है कि बेचारा अभी जितना खून पसीना बहा ले, फिर तो 5 साल राज ही करना है। तो ये कहते हैं जो नेता अभी तक एसी में रह के आराम से गुजार रहा था, अभी रोड शो करेंगे तो दिक्कत तो होगा ना। खैर, आजकल नीतीश कुमार जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बीमार हैं। तो सुशील मोदी जी का भी तो बीच में खबर नहीं आ रहा था। ऐसे ही बूढ़ा हो गए, हम ज्यादा दिन क्या टिकेंगे, लेकिन अब विरासत भी तो छोड़ के नहीं गए। मतलब कहते हैं टिके, टिके क्यों नहीं? टिकने का मतलब है कि राजनीतिक रूप से सक्रिय। अभी देखते हैं उनका, वो बोलते बोलते उनका आप फिजिकल कंडीशन देखिएगा, वो बॉडी पर ना कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, लेकिन कुर्सी का धमक हमारे यहाँ इतना मंत्रमुग्ध कर देता है कि वो छुटवे नहीं करता। अरे भाई, लास्ट टाइम में हम लोग क्या बोला जाता था पहले कि लास्ट टाइम में आपको तीर्थ यात्रा या भगवान के शरण में जाके पूजा पाठ करना चाहिए, बोला जाता है ना। हालांकि नेता अच्छे हैं, लेकिन क्या हुआ, जिंदगी भर तो वो नहीं रह सकते हैं ना। चलिए आते हैं पे। तो पुस्तक का नाम है इंडिया द रोड ऑफ रेनेसां, ए विजन एंड एन एजेंडा। ठीक है, ये है लोंगटे त्योहार। अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। जैसे अभी लद्दाख के संदर्भ में हम लोग देखे, वैसे अरुणाचल के परिप्रेक्ष्य में है, नीसी जनजाति द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। मौसम विशेष के संदर्भ में यह त्योहार मनाते हैं, जिसको लोंगटे त्योहार के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में और भी कई त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं और जो चर्चा में हमेशा रहता है। जैसे देखिए कौन कौन सा त्योहार है। पहला है सोलंग फेस्टिवल, दूसरा है तोरंगिया, तीसरा है बुरी, और तीसरा चौथा है सियांग नदी महोत्सव। ये सारा महोत्सव अरुणाचल क्या है कैसे नहीं बता रहे, नहीं आता है। यूपीएससी भी कभी कभी पूछा है, लेकिन है तो डाल दिए। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्ल्ड नंबर 1 गोल्फर स्कॉटिश शेफलर ने मास्टर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता है। खेल से अमूमन क्वेश्चन बीपीएससी तो देता ही है, 2-3 क्वेश्चन तो देता ही है। तो स्कॉटिश शेफलर ने गोल्फ मास्टर टूर्नामेंट का आवाज जीता है। वर्ष में होने वाले पुरुष की 4 प्रमुख गोल्फ चैंपियनशिप है, उसी में से एक चैंपियनशिप ये भी है। कौन कौन चैंपियनशिप है? तो मास्टर टूर्नामेंट होता है जो अप्रैल में होता है, उसी का पीजीए चैंपियनशिप जो होता है मई में होता है। ये सब किसका टूर्नामेंट है? गोल्फ का। तो ये आपके मिसलेनियस में भी पूछा जा सकता है। कहते हैं मास्टर टूर्नामेंट अभी अप्रैल में हो गया जिसको इन्होंने जीता, पीजीए चैंपियनशिप मई में होगा, अगला यूएस ओपन जून में होगा और द ओपन चैंपियनशिप जुलाई में होगा। जैसे आप विंबलडन देखते हैं, यूएस ओपन देखते हैं, और कौन सा देखते हैं? ऑस्ट्रेलियाई ओपन देखते हैं, और एक कौन सा है? फ्रेंच ओपन। 4 ओपन होता है, वैसे ही ये 4 है। ठीक है, गोल्फ का है। अच्छा भाटिया का नाम आता है, भारतीय गोल्फर हैं, इनका अमेरिका में बहुत नाम है। खैर, कहते हैं हाल ही में राजस्थान के पोखरण में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी एमपीए-टीजीएम वेपन सिस्टम का परीक्षण किया। अब ये देखिए, ऐसा अगर मिसाइल या ऐसा कोई भारत के पास होता है जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो भारत का रक्षा क्षेत्र इसमें आगे काम कर सकता है। क्योंकि भारत को कुछ ऐसा टैंक चाहिए जिसमें अनआर्म्ड हो, मतलब सॉरी अनमैन्ड हो, जिसमें व्यक्ति ना रहे। जैसे ड्रोन होता है ना, ड्रोन आने के बाद आप देखिए पायलट का जो हताहत होने की संख्या बहुत कम हो गया है, और हम मार गिराने में भी ज्यादा सक्षम हुए हैं क्योंकि आकार में छोटा होता है। जब मैन पोर्टेबल होता है तो उसमें इंसान को बैठने की जगह के लिए ज्यादा जगह का आवश्यकता होता है, लेकिन जब आप ड्रोन की बात करते हैं तो छोटा साइज बड़ा धमाका करने में वो सक्षम हो पाता है। तो इसी तरह ये टैंक गाइडेड मिसाइल की बात कर रहे हैं हम लोग। कहता है इस सिस्टम में लॉन्चर, लक्ष्य प्राप्ति उपकरण और फायर कंट्रोल एक साथ मैनेज करता है और दुश्मन को ध्वस्त करने में ज्यादा कारगर होता है।
और रक्षा अनुसंधान के बारे में आपको पता ही है, भारत का रक्षा के क्षेत्र में होने वाला जितना भी रिसर्च है वो DRDO अपने माध्यम से करता है। स्थापना 1958, मुख्यालय दिल्ली, समीर बी कामन, पिछले बार हो चुका है। बजरैनी बेनेडिक्सन को आइसलैंड का प्रधानमंत्री बनाएगा, बस ये इतना ही याद रखिए, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बजरैनी बेनेडिक्सन को बनाया गया। बाकी इसमें तथ्य अन्य फैक्ट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए, इसमें वही काफी है। राजधानी पूछ सकता है कभी कभी, तो पूछा ही है, एक बार तो पूछा ही है, याद है ना, ठीक है। उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित देश है जिस देश का नाम है आइसलैंड। देखिएगा बहुत बड़ा एरिया दिया हुआ है। राजधानी है रिश्केविक, और आइसलैंड में 33 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और आइसलैंड को एक और नाम से जाना जाता है, अग्नि और बर्फ की भूमि। अग्नि और बर्फ की, बर्फ तो क्या दिन भर ढका रहता है बर्फ से, लेकिन ज्वालामुखी इतना ज्यादा है कि आग निकलते रहता है, तो इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन किया गया अग्नि और बर्फ की भूमि के नाम से। जिस देश का नाम है वो है आइसलैंड। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी, नंबर ऑफ वोल्केनो बहुत ज्यादा है वहां पे, ठीक है। तो ये है बजरैनी बेनेडिक्सन। और ये देखिए आइसलैंड हमेशा बर्फ से ढका ही रहता है। उजला पिक्चर दिखाया गया है। जॉन ड्रिक्स गेरेंडर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है। किनको? डॉक्टर गगनदीप कांग को। कहा था भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर गगनदीप कांग को वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान के तहत सम्मानित किया गया। तो वन लाइन फैक्ट है, बात ज्यादा कुछ नहीं है। ये पुरस्कार कनाडा के गेर्डनर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो जॉन डिक्स गेरेंडर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र में देने वाला है। किसको इस बार दिया गया है? तो इस बार दिया है गगनदीप कांग को दिया गया, ठीक है। बेपी कोलंबो मिशन बुध के परीक्षण के लिए यूएसए और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया है, जिसका नाम पड़ा है बेपी कोलंबो मिशन। तो ये कहता है बुध ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा जाने वाला एक मिशन होगा जो यूरोपीय यूनियन और जापान के सहयोग से चलेगा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से चलेगा। कहता है यह बुध ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र की और ग्रह की संरचना इत्यादि के बारे में पता लगाएगा। जैसे हमारे ही इसरो के अध्यक्ष बोले कि 2050 के आसपास तक हम चंद्रमा पर पैर रख देंगे, क्योंकि पृथ्वी उस समय जीने लायक बचेगा नहीं, हम छोड़ेंगे ही नहीं। हम लोग क्यों दूसरे ग्रहों पर जा रहे हैं? अब मंगल से मन भर गया क्या जो बुध पर जा रहे हैं? तो मंगल में जितना हमको सोचे थे उतना हमको मिल नहीं पाया। तो जब वहां जीवन का प्रभाव नहीं दिख रहा है तो हम बुध की तरफ चल रहे हैं कि वहां ही कुछ दिख जा नहीं रहा है ना। अच्छा व्यक्ति ज्वालामुखी में नहीं हम लोग चल लेते हैं, हम लोग उपाय नहीं कर लेते। हम लोग राजस्थान में नहीं रहते हैं, थार में नहीं रहते हैं। जीने लायक कुछ ना कुछ तो मिलेगा, अगर मिल सकता है तो मिलेगा तो ठीक। हाँ बुध पर अभी बहुत ज्यादा परीक्षण हम नहीं किए हैं। ये दूसरा हम मिशन देख रहे हैं नासा के बाद जो भेजा जा रहा है, तो अभी बहुत ज्यादा रिसर्च हो नहीं, चंद्रमा से कम ही जानते हैं, लेकिन चंद्रमा पर जीने लायक तो जीवन हो सकता है। तो इसलिए हम बोले कि 2050 तक हमारे इसरो चेयरमैन का है कि चंद्रमा पर रख देंगे हम। खैर कहता है ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है सलमान रुश्दी, इनका तो नाम बताने की जरूरत है नहीं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। चाकू हमले का अनुभव करने का वर्णन किया है इसमें कि एक चाकू से जब मर्डर किया जाता है तो कैसा कैसा फील हो सकता है। इनका पुस्तक और भी है। देखिए एक चीज जान ली, दुनिया में या तो जो समझ में आता है वो देखिएगा, लेकिन आज के लोग जो दुनिया में समझ में नहीं आता है वही पढ़ते हैं और वही देखते हैं। याद रखिए, बात हुआ कि नहीं हुआ। आज आप लोग मोबाइल रखते हैं ना, कीपैड वाला काहे नहीं रखते हैं, स्मार्टफोन काहे रखते हैं, उसमें भी तो कॉल आता है, उसमें भी बात सब में है, ठीक। इनका प्रमुख पुस्तक है सेम शालीमार द क्लाउन और द गोल्डन हाउस ऑफ विक्ट्री सिटी, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक। तो ये सारा बुक है सलमान रुश्दी जी का। भारत में भी जावेद अख्तर जी का नाम हमेशा सुनने को मिलता है।
उनका भी लेखन बड़ा बढ़िया है। अगला है गोपी चंद थोटाकुरा ब्लू ऑरिजिन अंतरिक्ष मिशन के लिए इनको भेजा जा रहा है। अभी हमने पढ़ा है राकेश शर्मा जी हमारे सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। उसके बाद कहा जा रहा है गोपी चंद थोटाकुरा को ब्लू ऑरिजिन के न्यू सेफर 25 मिशन के लिए चालक दल का हिस्सा बनाया गया। तो राकेश शर्मा के बाद शायद दूसरे ये व्यक्ति हो सकते हैं जो अंतरिक्ष में अपना कदम रखेंगे। तो ये नाम आप याद रखेंगे। ब्लू ऑरिजिन कंपनी हमेशा चर्चा में रहता है। एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता कंपनी है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर काम करता है। स्थापित 8 सितंबर 2000 को हुआ है। मुख्यालय केंट वॉशिंगटन में है और जेफ बेजोस इसके मुख्यतः ब्लू ऑरिजिन को ना आप दुनिया का अंतरिक्ष में सब जैसे स्पेस एक्स है उसी लेवल का इसको आप एजेंसी मान सकते हैं। उधर वो थामे हुए हैं और इधर जेफ बेजोस थामे हुए हैं। तो ब्लू ऑरिजिन का नाम दुनिया के सब जब निजी प्राइवेट कंपनी का नाम लिया था तो उनका इसमें एक नाम ये भी आता है। ठीक, ब्लू ऑरिजिन। एलन मस्क और ये जेफ बेजोस में कभी कभी जुबानी हमला भी इसको लेकर होता है। खैर, डस्टलिक 2024 भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। अब यही पूछा जाता है कि किसके किसके मध्य होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है डस्टलिंग 2024। और भी कई सारे एक्सरसाइज है जो कुछ पूछे जाते हैं, जैसे गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडोनेशिया, 3 गरुड़ शक्ति हमारे यहाँ होता है। हाँ, एक्विबिरीन मालदीव के साथ हम लोग का होता है, हैंड इन हैंड चीन के साथ होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ होता है। मित्र शक्ति हमारा श्रीलंका के साथ होता है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ होता है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। अजय वॉरियर ब्रिटेन और भारत के मध्य। फ्रांस के साथ हमारा 3 एक्सरसाइज, ब्रिटेन के साथ 3 एक्सरसाइज, हम लोग उसके साथ अलग अलग एक्सरसाइज। कुछ एक्सरसाइज का नाम यहाँ है, बाकी एक्सरसाइज में हम लोग करवाएंगे ना तो उसमें दे देंगे। कुछ द्विदेशीय है, कोई बहुदेशीय है, तो एक्सरसाइज कई तरह का है। हाँ, कोई अपने ही देश में, कोई देश के बाहर भी है। ठीक, हाँ, ये जब पुस्तक विमोचन हुआ था पेपर में पिक्चर आया था। ये जब जगदीप धनखड़ जी ने लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये लिखा किसके द्वारा गया है, तो रमन मित्तल और सीमा सिंह द्वारा इसको लिखा गया। याद रखिएगा, एक पुस्तक का विमोचन होता है जिस पुस्तक का नाम है लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, जिसको कौन उद्घाटित करते हैं, उपराष्ट्रपति उद्घाटित करते हैं। लिखे कौन है, तो रमन मित्तल लिखे और सीमा सिंह लिखे। पेपर में आया पिक्चर, तो बीपीएससी में एक देखिए नोटिस कीजिए, जो पिक्चर उच्चर आता है ना उसको खूब फोकस रहता है वो लोग। ठीक, कहते हैं ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था सियाचिन को लेकर। हमने सियाचिन को आजाद कराया था, उसी में एक ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम है मेघदूत। ठीक, 13 अप्रैल 1984 को चलाया था। उसी के 40 वर्ष पूरे हैं और उसी में हम लोग मेघदूत 40 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में आयोजन कर रहे हैं। तो इसके बाद सियाचिन वैसे पूरे भारत के नियंत्रण में आ गया, ये तो है। तो ऑपरेशन मेघदूत पूछा जा सकता है किससे जुड़ा हुआ है, सियाचिन को आजाद कराने से जुड़ा हुआ। ठीक, कहते हैं अर्थ एक्शन, वो स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी द्वारा इसको प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया। देखिए, अर्थ ओवरशूट डे मनाते हैं हम लोग कि हम लोग अर्थ पर मौजूद संसाधनों को एक वर्ष में जितना उपयोग कर सकते हैं उतने महीने में उपयोग कर देते, तो हम लोग मनाते हैं उस दिन को अर्थ ओवरशूट डे। तो आप प्लास्टिक ओवरशूट डे कब मनाएंगे, जब उतना प्लास्टिक का प्रयोग कर लेंगे। तो ये कहा जाता है तो 2024 से 220 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करने की संभावना है। 2011 की तुलना में 2021 की तुलना में 7 से 11% हमारे यहाँ प्लास्टिक का उत्पादन ज्यादा होगा। कहते हैं 60% कुप्रबंधित होगा, यानी हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। और इसमें 3 देश हैं जो शीर्ष पर स्थापित है, जो प्लास्टिक का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। उसमें चीन है, भारत है और रसिया है। तो इसलिए ये रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लास्टिक मिस मैनेज करने में हमारा तो कोई सानी ही नहीं है। जितना भी नली भरा हुआ है प्लास्टिक के कारण भरा हुआ है।
जितना भी गंदगी है प्लास्टिक के कारण है, क्योंकि उसी प्लास्टिक में पैक करके हम फेंकते हैं। खैर, बीमारी जानवरों में है वो भी प्लास्टिक के कारण है, क्योंकि डायरेक्ट प्लास्टिक को ही वो निगल जाते हैं और प्लास्टिक पचता है नहीं। खैर, हालांकि एक अच्छा बात यह है कि भारत को अब अपशिष्ट का निर्माण कम करने वाले की सूची में शामिल किया है। भारत सतत प्रयास कर भी रहा है और इसलिए हम लोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। हालांकि वो प्रतिबंध कारगर तो नहीं ही हो पा रहा है, कारण हम ही और आप। कहते हैं एक साल में प्रति व्यक्ति भारत में 8 केजी प्लास्टिक का खपत हम लोग करते हैं। बोहांग बिहू असम का एक प्रमुख उत्सव है, आप बस देख लीजिए, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब आते हैं यहाँ, रक्षा मंत्रालय ने 97 LCA मार्क 1F फाइटर जेट को खरीदने के लिए किससे समझौता किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से। हल्का विमान बनाने में इनका तो अच्छा एक्सपीरियंस है, लाइट कॉम्बैक्ट व्हीकल बनाने में इनका तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आकाश भी यही बनाए हैं ना, आकाश का निर्माण भी यही किए। खैर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप में पहला निजी बैंक है जो खोला गया है, वो है HDFC बैंक। जब से प्रधानमंत्री जी गए हैं अट्रैक्ट किया है सबको। हालांकि अभी भी वो विकसित अवस्था में नहीं है, जितना अच्छा से विकसित अंडमान निकोबार को किया गया है। लक्षद्वीप अभी तक विकसित नहीं, लेकिन लक्षद्वीप के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए HDFC ने अपना वहां एक बैंक खोला है। अब आप समझ सकते हैं कैसा निर्जर इलाका होगा, जहां ना बैंकिंग सिस्टम अच्छा से है ना कुछ है। SBI ब्रांच है वहां, आपको मिलेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 105 साल पूरे हुए हैं। 100 साल जब पूरे हुए थे तब BPSC मेंस में क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछ दे BPSC PT में। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग घटना हुआ था, उसी का 105 वर्ष पूरा हुआ। सेंकाकू द्वीप चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि एक बार फिर से जापान और चीन सामने सामने आ गए। निर्जन द्वीप था, संसाधनों का खोज होने लगा। चाइना ने इसी के आसपास मानव निर्मित द्वीपों का निर्माण करना शुरू कर दिया और इससे जापान को हो गया टेंशन, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 200 नॉटिकल माइल तक तो आपका प्रभुत्व क्षेत्र रहता है और चीन है जो कृत्रिम द्वीप का निर्माण करके उस पूरे एरिया को घेरने में लगा हुआ है और इसी को लेकर चर्चा शुरू हो गया है। अभी से नहीं है, पिछले 15-20 सालों से चल रहा है इस पर दौर। और इसी द्वीप का नाम है सेंकाकू द्वीप। पूर्वी चीन सागर में छोटे निर्जन द्वीपों का एक समूह है जिस पर जापान, चीन और ताइवान तो बेचारा कुछ ज्यादा नहीं बोलता है, बस कहता है कि हमरो छोड़ दीजिए, हमको भी देख लीजिए। ठीक, तो ये बोला जा रहा है चीन और जापान दोनों ने इस द्वीप पर स्वामित्व को लेकर चर्चा किया है। बाकी वही बात है जो कहानी आपको सुनाए। कहता है यह रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का नाम है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, यह कहता है कि 2024 विश्व स्तर पर व्यापार की मात्रा 2024 से 2.6% और 2025 में 3.3% बढ़ने का अनुमान है। यानी लगातार ट्रेंड को हम लोग आगे प्रमोट करने में लगे हुए। अब देखिए ना, कोई भी देश अगर वैश्विक स्तर पर ट्रेंड प्रमोट होता है, इसका सीधा मतलब है कि आर्थिक क्रियाकलाप में वृद्धि हो रहा है। ऐसे आयात और निर्यात बढ़ेगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। और ये रिपोर्ट यही बात कह रहा है। बाकी विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसका गठन 1995 में हुआ है। मराकेश समझौते के तहत पहले यह WTO नहीं कहलाता था, गेट कहलाता था। बहुत अच्छा। कहता है सदस्य संख्या 164 है, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हाँ, अब रूस ने अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च किया है और ये रॉकेट बहुत चर्चा में। ये तो पहली बात कि रूस के अंगारा नदी पर इस रॉकेट का नाम पड़ा। सोवियत संगठन के बाद यह रॉकेट इसलिए चर्चा में है क्योंकि अंतरिक्ष में ले जाने के लिए जो चाहिए लॉन्च व्हीकल, वो रसिया डिपेंडेंट है अभी तक किसी पर, और डिपेंडेंसी 2050 तक समाप्त हो जाएगी। तो कहता है कि रूस ने 1991 में सोवियत संघ के डिक्टेटर के बाद एक रूस निर्मित लॉन्च वाहन के रूप में
अंगारक परियोजना को शुरू किया क्योंकि जो बैकोनूर कॉस्मोड्रोम के बिना अंतरिक्ष तक पहुंचने में सुनिश्चित करेगी। कहा जाता अभी तक यह अभी तक यह किर्गिस्तान पर निर्भर है, शायद कजाकिस्तान, जो भी है, कजाकिस्तान पर निर्भर है अपने लॉन्च व्हीकल को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। अब चाह रहा रसिया कि हम अपना एक लॉन्च व्हीकल क्रिएट करें, और उसके लिए इन्होंने अंगारा 5 को लॉन्च किया है। तो ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि यह रसिया के साइबेरियाई नदी अंगारा के नाम पर रखा गया है, और अंगारा साइबेरिया की एक प्रमुख नदी है जिसका उद्देश्य है रूस के वर्क हॉर्स प्रोटॉन लॉन्चर रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाना। लॉन्च व्हीकल का काम क्या होता है, आपके जो भी मटेरियल है उसका पेलोड के रूप में वो स्थापित रहता है, उसको यहां से उठा के वहां तक पहुंचा जाता है। ठीक है, विश्व का पहला साइबर अपराध सूचकांक लॉन्च कर दिया गया है, और ये आपके लिए जानना जरूरी है। 3 साल शोध किया गया कि साइबर क्षेत्र में जितना इंप्रूवमेंट हो रहा है उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, और आजकल देखा जा रहा है कि साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उसी को लेकर पहली बार यह इंडेक्स जारी किया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि यह इंडेक्स साइबर अपराध के संबंध में विभिन्न देशों को रैंक प्रदान करता है। इसमें कुल देश 100 शामिल हुए, और सिर्फ 3 देश हैं जहां साइबर अपराध सबसे ज्यादा होता है। उसमें पहला रसिया है, दूसरा यूक्रेन है, तीसरा चीन है, और चौथा अमेरिका है। अच्छा, भारत कितना पोजीशन पर है? 10वें पोजीशन पर, यानी साइबर अपराध में हमारे यहाँ पीछे नहीं है लोग। एक और बात नोटिस कीजिए, रसिया और यूक्रेन एक दूसरे पर साइबर हमला काफी ज्यादा किए हैं, इसलिए इस रिपोर्ट में इनका स्थान टॉप 2 में। साइबर युद्ध भी हो रहा है, युद्ध तो हो ही रहा है, साइबर युद्ध भी हो रहा है। हाँ, क्या हो गया? नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि रसिया से जो देश अलग हुए उसमें सबसे बड़ा देश रसिया के बाद यूक्रेन ही रहा। तो अगर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई तो यूक्रेन भी तो तैयार है, लेकिन उसके पास संसाधन उतना नहीं है जितना रसिया के पास है, इसलिए वो हार रहा है। नहीं तो जज्बा तो खूब है ना, वो बिहारी की तरह है, एकदम मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, और कोई साथ खड़े नहीं है तो क्या करेंगे? आधा घंटा में बात करते हैं, ठीक है। कहते हैं विश्व साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है, किनको? ममता जी सागर को दिया गया है विश्व साहित्यिक पुरस्कार, इतना याद रखिएगा। ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से नवाजा गया है। विश्व साहित्यिक पुरस्कार किनको दिया गया है? ममता जी सागर को। बाकी ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछा जाता है। कितना सोइएगा, एसी बंद करवाए तभी तो नींद टूटेगा। देखते हैं ना, जिस घर में ज्यादा सुविधा रहता है वहां लोग पढ़ते नहीं हैं, देखे हैं, जिनको कष्ट रहता है वही पढ़ते हैं। इसलिए माँ बाप तो आपको, हाँ ये इंपॉर्टेंट बस इतना है, ये जान लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पूछा जा सकता है। जैन आचार्य हैं लोकेश मुनि जी, बड़ा प्रसिद्ध हैं, हमेशा चर्चा में आते रहते हैं। इनको दिया गया है गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किए गए, तो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इनको यह पुरस्कार दिया गया है जैन मुनि लोकेश मुनि जी को। कहता है इसकी शुरुआत 2003 में हुई है। इस पुरस्कार का जॉर्ज बुश के कार्यकाल के दौरान प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ अमेरिका द्वारा इस पुरस्कार को लाया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 500 घंटे की स्वैच्छिक सेवा दिया है निस्वार्थ भाव से। और लोकेश मुनि लोग का तो काम ही यही है, उसी में पैसा इतना आ जाता है, काला ज्यादा कुछ किया जाए। हालांकि जैन लोग थोड़ा अलग तरह के होते हैं, क्योंकि उनको मोह माया से कोई ज्यादा मतलब होता नहीं। खैर, क्योंकि जब आप राजगीर जाइएगा ना और नंगे लोगों को घूमते देखेगा तो आपको लगेगा कि भाई गरीब होंगे या पागल होगा या कुछ होगा, लेकिन वो सारे जैन लोग होते हैं। वस्त्र धारण तो नहीं ना करते हैं, श्वेतांबर दिगंबर। एक लोग तो श्वेत वस्त्र धारण भी करते हैं, एक तो पूरा वस्त्र से उनका मतलब ही नहीं रहता है।
लेकिन उनका जो नियम है ना, वो नियम ही उन पर भारी पड़ जाता है। ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त भारत में नियुक्त हुई है, नाम है उनका लेंडी कैमरॉन। भारत में नियुक्त हुए। भारत उच्चायुक्त कहाँ रखेंगे आप? कॉन्सुलेट कहाँ आप देंगे या वो देगा? ठीक है। कहते हैं लिंडी कैमरॉन के स्थान पर भारत में नियुक्त हुई हैं, तो ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है? लिंडी कैमरॉन बनी। हाँ, नहीं, दो चीज होता है, एक उच्चायुक्त होता है, एक राजदूत होता है। राजदूत को इंग्लिश आएगा एम्बेसडर कहेंगे उनको। तो दूतावास को जो देख रेख करता है उच्चायुक्त। हाँ, हम लोग IFS जाता है, इंडियन फॉरेन सर्विस के द्वारा हम जाते हैं, लेकिन उनका तो सर्विस अलग होता होगा। जितना भी विदेश से संबंधित, आपको अगर अच्छा जीवन चाहिए तो फॉरेन सर्विस चुनिए, लेकिन फॉरेन सर्विस में पावर नहीं मिलेगा कुछ। या कहते नहीं रहता है आपको, आप एम्बेसडर है इसका मतलब समझे। दूसरा देश में आप एकदम सीना तान के पूरा देश घूमिएगा, कोई रोकने वाला आपको है? बताइए। हाँ, भारत में नहीं इज्जत है, भारत में इज्जत नहीं, इसलिए विदेश मंत्री कोई बनना नहीं चाहता है। ये बात और याद रखिए, विदेश मंत्री का भारत में कोई इज्जत नहीं है भैया। तो इज्जत आप समझे नहीं, कहाँ आप भारत के पर्सपेक्टिव में उनको देखते हैं? कभी जब भी फॉरेन अफेयर का कोई डीलिंग होता तभी ना उनका नाम आता है, नहीं तो कहाँ भारत में वो क्या कर सकते हैं, क्यों करेंगे कुछ भी, उनका पावर ही नहीं। हालांकि बहुत माय डियर इंसान है इस जनशंकर जी, बोलिए। देखिए, प्रबुद्धता का लक्षण होता है, वो पॉलिटिक्स में है लेकिन पॉलिटिकल बहुत ज्यादा नहीं। खैर, कहता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया है। जय जी, शादी हो गया आपका? हो गया है, इसलिए बार बार मोबाइल देखना पड़ता है तो। हाँ, एक लगेगा IPL चल रहा है, सब है ना हमारे यहाँ। IPL पैसा लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं। हाँ, ओह देखिए, ये भी एनालिसिस अच्छा कर दिए। पैसा लगाने का क्षमता है तो देख सकते हैं, तब आप क्लास से बाहर जाके देख लीजिए आराम से एकदम। क्योंकि IPL से अब उन्हीं को प्यार रहा है जिनको आने जाने का है, ना तो कहाँ आजकल IPL से। हाँ, लेकिन आजकल देखते हैं कहीं बैठे हैं मोबाइल खोल ले, सब के सब यही देख रहे हैं। चलिए आते हैं, अब लास्ट पेज ही हमारा बच्चा, बहुत ज्यादा पेज बचा नहीं, 5 मिनट में समाप्त कर दे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 लॉन्च किया गया। इसमें टॉप 3 कंट्री आप सामने देख रहे हैं, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। अपना इंडिया का रैंक देख लीजिए, इंडिया का रैंक कितना है? 93, अंक कितना है? 49, और पिछले बार कितना था? 85। तो हम और ज्यादा करप्टेड हुए, बताने की जरूरत है। लेकिन सरकार क्या कहती है? करप्शन फ्री स्टेट हम बना दिए। ये अब जो करप्शन है ना, वो सतही नहीं है, इंटरनल है, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। ये हम नहीं बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का यह रिपोर्ट बोलता है। बात है ना। लेकिन कब भी तब भी कहेंगे सर आप तो मोदी सरकार का आलोचना करते थे। हम नहीं कर रहे हैं, ये कर रहा है। मन में नहीं करेंगे? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, खाली अच्छा बोलेगा तो हम मानेंगे, है ना। वही तो, सही सही बात, सही बात। तो बाकी में आप अच्छा लाते तो काहे उछलते रहते हैं सीना? भैया बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, भारत के हिम तेंदुआ का पहली बार गणना हुआ है, और सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ पाया गया है लद्दाख में, लद्दाख में। ठीक है। तो कहता है 30 जनवरी को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की पहली तेंदुआ रिपोर्ट जारी किया है, और सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ पाया गया है लद्दाख में, 477 के आसपास। ठीक है।
बाकी आप देख लीजिएगा। छठा खेलो इंडिया यूथ कांग्रेस गेम्स का आयोजन हुआ, जिसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र ने किया है। सबसे अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र ने किया और इसका आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया। दो बात समझिए, सिक्स्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ तमिलनाडु में, जिसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन महाराष्ट्र ने किया है। टोटल मेडल 158 लेकर ही आए हैं। ठीक, शुरुआत कब हुआ है, कहा कब कब हुआ हमारा जरूरत। हाँ, 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। किनको बनाया गया इसका अध्यक्ष? इनके सी तो थे 15वें के, अरविंद पनगड़िया जी को, अरविंद पनगड़िया जी को। तो कहा जाता है कि पूर्णकालिक सदस्य केवल एक मात्र महिला बनी है और वो है एनी जॉर्ज मैथ्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनी जॉर्ज मैथ्यू जो आपका 16वां वित्त आयोग बना, उसमें एकमात्र महिला सदस्य हैं, बाकी सब मर्द हैं। हाँ हाँ, वित्त आयोग का जो गठन हुआ है उसमें अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अरविंद पनगड़िया जी। और इस पूरे सदस्य 6 सदस्य कमिटी में एकमात्र महिला है जो सदस्य हैं, और नाम है उनका श्रीमती एनी मैथ्यू। ठीक है, जॉर्ज मैथ्यू। और इसमें क्या बताने लायक है, बाकी ये तो आपको पता ही है, संवैधानिक आयोग है और आर्टिकल 280(1) में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, यह काम क्या करता है, तो राज्य और केंद्र के बीच वित्त का आदान प्रदान करने का। जब ये रिपोर्ट आएगा तो हम लोग देखेंगे किस किस केंद्र बिंदु में कितना दिया गया, कितना एलोकेट किया गया। अभी कितना केंद्र राज्य के बीच वितरण है, कितना प्रतिशत वितरण है? 60, 40 कि 41 या 42? ओ नहीं नहीं, 42 है ना, उसका छोड़ दीजिए आप। ये 41 तो पिछला था, 42 इस बार किया गया। वो स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस के तो अलग ही धारणा है। हाँ हाँ, इस बार चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि जनसंख्या को बनाया गया, इसलिए दक्षिण का विरोध का सामना करना पड़ा 15वां को। अब 16वां में देखेंगे कि क्या होता है। बस ये याद रखिए, आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल का 48वां हम लोग स्थापना दिवस मनाए हैं, और 1 फरवरी 2024 को इसका 48वां स्थापना दिवस हम लोग सेलिब्रेट किए, क्योंकि इसका गठन हुआ था 1 फरवरी 1977 को, और उसके गठन के बाद 40वां साल 48वां साल इसका हुआ। यहाँ पर इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं, बाकी नहीं बताते हैं। ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। भारत में यूनेस्को ने धरोहर स्थल की सूची को इम्प्रूव करने की बात कही है, और उसी में से मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल करने की बात। ये मराठा सैन्य परिदृश्य क्षेत्र, हाँ टापू रूपी क्षेत्र है, इसको भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने का बात किया। तो ये चर्चा में आया है। अभी हम लोग पढ़ लिए, कितना है 42 पढ़े ना, वो पढ़ लिए। एक चीज को कितना देखें। हाँ, ये है, एक मूवी आया हॉलीवुड में, कौन सा मूवी था देखे थे थोड़े दिन पहले। मानव का शरीर विकलांग हो गया था, तो उसको चिप लगा के फिर उसको एक्टिव किया गया। नहीं, वो दूसरा मूवी था। अब उसी तरह का अवधारणा यहाँ पर एलन मस्क ने लाया है कि मानव के शरीर को चिप के द्वारा, जैसे कंप्यूटर को और मोबाइल को नियंत्रित किया जाता है प्रोसेसर के द्वारा, वैसे ही अब चिप के द्वारा मानव ब्रेन को भी एक्टिवेट किया जाएगा। तो ये हाँ, क्या गया है, वो तो चलते रहेगा। न्यूरोलिंक नाम दिया गया है, कंपनी न्यूरोलिंक ने इंसान के दिमाग में चिप लगाने की बात कहा है। लगाने की बात का अभी लगाया नहीं, अभी प्रोसेस चलेगा, अभी शोध चलेगा। प्रोडक्ट का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, टेलीपैथी है प्रोडक्ट का नाम। न्यूरोलिंक ने मानव दिमाग में चिप लगाने की बात कही है, किनका है कंपनी, एलन मस्क का कंपनी है न्यूरोलिंक, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, टेलीपैथी। टेलीपैथी देख लीजिएगा, देख लीजिए, पढ़ा ये पढ़ा हुआ है ना, इब्राहिम इंस्कर को मलेशिया का 17वां सुल्तान बनाया गया है, लास्ट क्लास में। हाँ हाँ हाँ, तो एक ही बात हुआ।
हाँ ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश में पहला IIT सैटेलाइट कैंपस बनाने का बात किया गया है। क्या हुआ, कुछ तो बोले, सब नहीं पढ़ा रहे, कुछ पढ़ लीजिएगा आपने भी, अब टाइम हो गया ना, 1 2 3 4 को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट क्लास है ना, लास्ट तक नहीं ले गए तो लगा कि छूट गया, अब लास्ट तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि चर्चा हो गया ना बहुत, अब आप देख लेंगे। हाँ, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस खोला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र भारत का ऐसा IIT बना है जहां सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा। कहा जा रहा है यह IIT कहाँ है मध्य प्रदेश में, तो इंदौर में स्थित है। IIT इंदौर के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक। कहता डीप टेक रिसर्च होगा, डिस्कवरी कैंपस होगा, क्योंकि वो पार्क करेगा ही क्या, तो स्पेस में रिसर्च करने का काम करेगा। और लास्ट जो है वो ये है रिसर्च का काम होगा। जैसे लद्दाख में हम लोग स्थापित किए हैं ना एक सेंटर जहां से स्काई रिसर्च और डार्क जून उसको बनाया है, उसी तरह स्काई पार्क ये बनेगा। अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा हुआ रिसर्च कार्य यहीं IIT के इस पार्क में किया जाएगा, ठीक। एक बात देखिए, हम लोग एक अभी कहा तो वेधशाला भी स्थापित किए हैं, कौन से पार्क में, PH में, पिछले बार ही पढ़ाए थे ना। उससे होगा क्या, तो कुछ नहीं, इन्वायरमेंट क्लियर रहता है, काम करने में आपका क्लियरिटी रहता है और आप अच्छे से रिसर्च कर पाते। एक ऐसा एरिया बताइए जहाँ प्रदूषण काफी ज्यादा हो, क्या आपका टेक्नोलॉजी काम कर पाएगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा, इसलिए क्लियर जोन में जाते हैं हम लोग, ठीक। कहा जाता है असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला गया है। अभी समझा रहे हैं, देखिए हम लोग या तो अंग्रेजी खाएंगे दवा या होम्योपैथी खाएंगे, या फिर हम लोग को कुछ ऐसा व्यायाम, कुछ एक्सरसाइज या कुछ ऐसा जड़ी बूटी खाएंगे जिससे हमारा बीमारी ठीक हो जाए, यही ना कर सकते हैं। जैसे बाबा रामदेव जी क्या क्या कराते हैं, प्राणायाम और ये वाला सिस्टम, हाँ, अनुलोम विलोम, हाँ, क्या ये क्या है, नेचुरल है या फिर ह्यूमन मेड है, नेचुरल है। तो ये कह रहा है कि पहले प्राकृतिक चिकित्सालय में केंद्रीय मंत्री योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान को देखेंगे। यह 15 एकड़ भूमि में विकसित किया जाएगा और प्राकृतिक चिकित्सालय में प्राकृतिक रूप से लोगों का इलाज किया जाएगा, और वो इलाज यही है जो बताए, और योगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण साधन। आप चरक संहिता पढ़े, चरक संहिता नहीं, ये बिल्कुल सही बोले कि क्या हाथ टूट जाएगा, बिल्कुल ठीक कर सकता है। आप योगा का आप नहीं समझते हैं नेचर। अच्छा एक बात और, ये जो प्लास्टिक आप ऊपर लगाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको हटाने के बाद आप करते क्या है, योगा, उसी को इंग्लिश नाम दिया गया है और कुछ नहीं, वो हमारा ही चुरा लिया है सब। हाँ, करते क्या है, योगा करते हैं, नहीं तो वो ठीक होगा नहीं होगा। तो हम लोग भी प्राकृतिक प्रदत्त उत्पादों के द्वारा पहले इलाज करते थे। जैसे भगवान लक्ष्मण को लगा तीर, वो मूर्छित हो गए, मृत्यु की सैया की तरफ जाने लगे, तब क्या लाए हम लोग, वो क्या था, नेचुरल इलाज था। लेकिन हम लोग आज उसको अंग्रेजी दवा में ठूस के आपके मुंह में डाल के खिला देते हैं। और हम लोग करते क्या है, सबसे ज्यादा आपको एंटीबायोटिक देते हैं, सबसे ज्यादा जो आप खा रहे हैं जहर वो एंटीबायोटिक, हर डॉक्टर एंटीबायोटिक आपको प्रिस्क्राइब करता है, प्रतिबंध है लेकिन मानता कौन है। लेकिन एक साउथ में एक अच्छा चीज है, पता है क्या, हम बिहार से गए थे चेन्नई पढ़ने, हमको लग गया बुखार, हम गए दवा दुकान पर कि हमको दवा दो, कहता प्रिस्क्रिप्शन लाओ, हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के एक दवा नहीं देंगे। और यहाँ तो हर डॉक्टर, हर दुकानदार डॉक्टर है, हर दुकानदार, वहाँ बहुत अच्छा सिस्टम।